Welcome to the second menstruation dialogue, Missing Voices and Missed Out Issues. The first menstruation dialogue was held in 2019, and we are here with the second dialogue series. And in the time of COVID, it takes a whole new meaning. आप लोग सबका स्वागत है सेकंड मेंस्ट्रुएशन डायलॉग में. हमारा मकसद है इस मेंस्ट्रुएशन डायलॉग में कुछ छूटी हुई आवाज़ों को और कुछ छूटे हुए मुद्दों को जो कि कोविड के समय में हमें दिख रहे हैं, उनको सबके सामने लाना. मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है. मैं गूंज की को-फाउंडर हूँ और आज हम अगले 2 घंटे में बात करेंगे महिलाओं और मेंस्ट्रुएटर्स की और कोविड के समय में उनकी परेशानियों की. इस बातचीत की शुरुआत के लिए मैं अंशु गुप्ता, फाउंडर गूंज, को इनवाइट करती हूँ. अंशु गुप्ता का गूंज के इस विषय पर पिछले 15 साल में जो भी हमारा काम रहा है और सोच रही है, उसको गहरा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसको एक मानवीय मुद्दे के तौर पे समझने में उन्होंने गूंज को आगे हमेशा सामने से लीड किया है. और मैं चाहूंगी कि वो आके बात करें और इस मुद्दे पे अपने थॉट्स और गूंज के काम को थोड़ा और बताएं. थैंक यू वेरी मच. और सबका ज्वाइन करने के लिए, जो भी फेसबुक पे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत ही हिडन सा इशू है. ऑल्दो ऐसा लग रहा है लोगों को कि आजकल बहुत बात होने लगी है इसमें, लेकिन बड़ा कभी कभी दुख होता है कि सारी बातें these all the talks are actually unfortunately are limited to the product. और so let me just go back, a few years back. It was 2004-05, and as an institution we were very new. We were about 6-7 years old institution, और वो initial phase तो we all know कि institutions के कैसे होते हैं. You are just struggling in the space without even knowing what is this space all about. And I remember traveling to, and then we were working on cloth. As you know that a part of our larger work is also cloth. और जब हमारे पास कोई एडिशनल कपड़ा, कोई बड़ा कपड़ा होता था, तो हम लोगों को कहते थे कि भाई आप इसको इस काम के लिए यूज कर लीजिएगा, यदि मेंसेस हूं तो आप उसमें यूज कर लीजिएगा. मतलब ऐसा एक छोटा सा डायलॉग शुरू हो गया था, बिकॉज वी वर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग कपड़े के इश्यूज को लेके. तो आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग टू फिरोजाबाद once, और वहाँ पे many of you must have heard this story, not a story, actually a reality, that how I met a family, a lady who actually narrated that how one of her sister used a piece of blouse which had a hook and she died of tetanus. तो to be honest, हमारा ना तो हेल्थ से, ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, इन सब चीज़ों से कोई नाता रिश्ता नहीं था. एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दोज फेजेस जहाँ पर स्पेशली आज से 20-25 साल पहले जहाँ हर घर में कहीं एक चेक की चादर की कुछ पट्टियाँ सूखा करती थी, और हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ये सब क्या है, क्योंकि और जब हम थोड़ा से मार्केट से लाने लायक हुए तो इवन टुडे आपको वो सैनिटरी पैड हमेशा किसी ब्लैक पॉलिथीन में या न्यूज़पेपर में ही रैप करके दिया जाता है, बिकॉज देयर इज ए कल्चर ऑफ शेम एंड साइलेंस. लेकिन वो एक इंसिडेंट ने ये समझाया कि ये बहुत ग्रेव मामला है, और शायद we really need to go deeper into it. And to be honest, 2004-05, a lot of people say that we were the first people to talk about it, to make sure that more people talk about it, because we always used our work as a tool. ये सच है कि 2004-05 में आप यदि गूगल करें या आप लोगों से बात करें या आप कोई रिसर्च स्टडीज़ की बात करें, तो there was hardly any research available in this country, and no problem statement, no solution. I mean, that is how this was. So this is where it started. We started making it out of cloth, which is now called MyPad. और आज के इस प्रोग्राम में हम लोग एक वो करके हमारा एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सब लोग अपने हाथों से बनाओ. तो उसका एक छोटा सा वीडियो भी we will launch, because the whole idea was that how do we literally make it absolutely open source, कि हर घर में बनने लगे. और आजकल जब आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने आप में बहुत गलत शब्द है, मैं तो उसको बहुत अपोज कर रहा हूँ. इट इज़ एक्चुअली नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग. But now that we are in the era of physical distancing for how many years and months we don't know, it is extremely important for all of us to see that हम कैसे decentralize करें. So that is just one effort. But let me just go back to the deeper point, in this, and let me relate it to the COVID part.
क्योंकि बाकी तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, वो गूगल पे भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो मैं उनमें नहीं ज़्यादा जा रहा हूँ। मैं कोविड को लेकर थोड़ा 5 मिनट बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जिस भी चीज को लाइफ में वैल्यू नहीं दी, आप ये समझ लीजिए कि कोविड में वो हर एक चीज और गंभीर है। इफ वी नेवर वैल्यूड विमेन, if we never valued homeless people, if we never valued the migrant people, if we never valued the toilet facilities in the country, the public toilet, if we never valued the water system, availability of water, if we never valued the menstrual hygiene or a sanitary pad, वो जो भी जिन चीज़ों की हमने वैल्यू नहीं करी वो आज बहुत बुरी तरीके से मल्टीप्लाई हो गई है। तो मैं सुबह ही एक पैनल में था और मैं उनसे यही कह रहा था कि जो हम ये सब बातें कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि जब हम लाखों करोड़ों लोगों को नॉर्मल फूड और वाटर अभी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, as of now, if I see the situation in the last couple of months, the way people are doing the reverse migration, the way people are walking, in hundreds of kilometers, तो हम लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे। I think the only thing which some of the organizations are doing, just putting a pack of sanitary pad wherever it is available, and it is just going to the family, और वो भी तब जब आप फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि माइग्रेंट लेबर की जो हमारी पिक्चर है वो किसी एक लेबर की है, बट बिकॉज बहुत सारे गलत चीजें होती चली जा रही हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग और सफरिंग, तो इसलिए शायद फैमिली एक पिक्चर में आ गई है। बट इन वेरी फ्यू किड्स वी आर पुटिंग अ सैनिटरी पैड फॉर वुमेन, एंड द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स दैट इवन टुडे वी डू नॉट नो वेयर विल दिस लेडी चेंज, हाउ विल दिस लेडी चेंज, whether this lady has an access to undergarment or not, which is absolutely 99.9% she does not have any access to anything. और ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। मैं वापस इस बात पे जाऊंगा क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। आप ये सोचिए कि यदि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के टॉयलेट्स पे ध्यान दिया होता, यदि हमने पब्लिक टॉयलेट्स पे ध्यान दिया होता, यदि हमने सड़कों के बीच में टॉयलेट्स प्रॉपर बनाए होते, जो भी लोग चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, यदि हमने रेलवे स्टेशन पे कुछ बेटर फैसिलिटीज की होती तो आज इतने बुरे हाल नहीं होते। तो ये एक ऐसा इशू रहा है which has been absolutely ignored. My only regret is that in the last few years, yes, it has got a lot of attention from all across, but a larger attention is actually gone to the product part of it. And what we are arguing is that by giving a product, you cannot solve this problem. This is the same country which was distributing free condoms a few decades or few years back everywhere, from the dhabas to the post office to the STD booths, and the fact remains that we couldn't do anything for the in terms of population. तो जिसको भी ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बांटने से, फैंसी प्रोडक्ट निकालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो नहीं होगी। जिसको भी ये लगता है कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है और अभी बात होने से हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो भी गलत है। जब आपके बहुत सारे लोग, स्पेशली व्हेन आई सी कोविड, so if I see many of the organizations which are working in this space of social development, I'm not only talking about the menstrual hygiene, what we have done in the last 2 decades and many other institutions in the last 2, 3, 4 decades, कि बहुत सारे लोगों को वो माइनस से जीरो पे लेके आए, एक हाशिए पे लेके आए कि भाई आप बहुत ही गलत तरीके से जी रहे हैं, there is a acute shortage of lot of things, and that is why we are just working together and we are bringing you somewhere. And then suddenly such kind of disaster happen, and then you find that whole lot of people have actually gone back to minus or much below zero. तो जिन लाखों की तादाद में लोगों के पास अभी खाना पानी नहीं है, उनके पास एक सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के किसी चीज की कुछ होगा उनके पास, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड शायद यही वजह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को the way we were working in the deeper pockets, and we were trying to work on this particular subject as one of our work, I think we all will have to multiply our efforts. We all will have to go much deeper in the efforts, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक लार्जर हेल्थ का इशू है, पहले ये समझ लें। मैं अभी डिग्निटी की और वो सारी बातें नहीं कर रहा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, they will come back with all those angles also. So those are very very important aspect. मैं यदि छोटे से एक हेल्थ इशू की बात करूं तो हमें समझना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने से इस देश के लगभग सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं। इस देश के मोस्ट ऑफ द प्राइवेट डॉक्टर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग। दिस कंट्री ऑलवेज हैड द क्यूज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल्स। यदि आपको
एक सरकारी हॉस्पिटल के ओपीडी में जाना है तो सुबह 4-5 बजे लाइन लगा करती थी। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो वैसे भी बहुत बुरी तरह से इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। आज भी इस देश के आशा वर्कर को सच बात यह है कि नसबंदी के लिए पैसा कम मिलता है और बच्चे पैदा करने के लिए पैसा ज़्यादा मिलता है। हमारी तो प्रायोरिटीज ही गलत हुई हुई हैं कहीं ना कहीं, तो वो और ग्रेव होती चली जाएंगी और हो रही हैं। तो मैं बस ये चाहूँगा कि हम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं थोड़ा सा इस इशू को और सीरियसली देखें, बिकॉज हमने अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि इट्स एक्सट्रीमली important to work more on the needles than the machines. We always considered the menstrual hygiene, the sanitary pad, the undergarment, a needle in the life of a woman. We also understand it very well that if we work on these needles, a lot of things can really change in a very very significant way. तो यदि आप एक menstrual hygiene के या एक sanitary pad की पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं और उसको एक फोकस एरिया रखते हैं और उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, तो विमेन हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज उठेंगे ही नहीं, वो अपने आप कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज लाइक ए सेंट्रल पॉइंट for whole lot of women health issues. And the other and my last point for today, and then I can maybe sometime come back, कि जो मैंने कहा कि कॉन्डोम बांटने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सैनिटरी पैड बांटने से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे. Gunj, few years back, we came up with this theory of AAA, where we said that it is access, it is affordability, और दूसरा अवेयरनेस. जो 3 पार्ट हैं इसके वो AAA हैं और तीनों बहुत ज़रूरी हैं. मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से इसको बता देता हूँ. सुनामी में when the tsunami happened in Andaman Nicobar, lot of these big packs of sanitary pad actually went there. और जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिन्होंने कभी सैनिटरी पैड ना तो देखे थे ना कभी यूज किए थे, उन्होंने दे वर एक्चुअली यूजिंग दोज पैड्स एज फेस टिश्यूज, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू ऑफ लुकिंग एट पीपल हु यूज समथिंग लाइक दिस एज द फेस टिश्यू, बिकॉज द एक्सेस इज देयर. एफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू हेयर, बिकॉज फ्री में वहाँ कुछ टाइम के लिए पहुंच गए हैं, बट द अवेयरनेस इज नॉट देयर. दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो आप यदि आज इस देश के किसी भी रिचेस्ट फार्मर की बात करेंगे या बहुत सारे रिच लोगों की विलेजेस में बात करेंगे, you will actually find that even there the women is forced to use all kind of things, or is coming back to the cloth, because the women is aware because of the TV, access to TV right now. The women can afford because she comes from a rich family, but there is no access, क्योंकि इस देश के गांव की हाट में सब कुछ बिकता है. जो मैं अक्सर कहता हूं कि महिला की बिंदी से लेके बिछुए तक वहाँ सब कुछ बिकता है, लेकिन सैनिटरी पैड से रिलेटेड कुछ नहीं बिकता, और ना ही बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में इसके बारे में बियॉन्ड एक प्रोडक्ट बात हो पाती है. तो मैं आई विल स्टॉप हेयर. आई विल नॉट कवर मच ऑफ Gunj वर्क. आई थिंक we are just one small tiny institution which is trying to do something. Yes, we were the first people to open it up. We were the first people to make it large. We have done a few million pads in the last few years. We are the strong advocate of innovating in this and doing something which does not create harm to the environment, and that is the reason the MyPad which we have created is just a piece of cloth. The name of the initiative is not just a piece of cloth, और NJPC का जो फुल फॉर्म है, और वो रिसाइक्लेबल है, वो रीयूजेबल है, वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है. वो एक टूल है टू ओपन अप द सब्जेक्ट, टू रिमूव द टैबू आउट ऑफ इट, और वो एक कहीं ना कहीं एक दैट इज अ वे फॉरवर्ड एंड विद द मिनिमम पॉसिबल पर यूसेज कॉस्ट. क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कोई 40-50 पैसे 30 पैसे पर यूसेज में वो पैड यूज किया जा सकता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली समथिंग जो हर एक महिला, हर एक इंसान अपने हाथों से बना सकता है. And last point, which is very important for all of us, that let's advocate it in a way that we understand that this entire issue is not the women issue, is a human issue. क्योंकि बहुत हो गया है अब कि महिला को सैनिटरी पैड नहीं मिलेगा, दुनिया भर के इन्फेक्शन होंगे, चाइल्ड बेयरिंग एज में, मेंसेस की एज में उसका यूट्रस निकाल लिया जाएगा, और ये अनफॉर्चुनेटली इस देश का एक न्यू नॉर्मल है. इसके बारे में बात नहीं हो रही है. तो वी ऑल रियली नीड टू नाउ कम अप and say that this is absolutely wrong, this is inhuman, this is not a women issue,
It's not about a product or a toilet. It's about the basic dignity of women. It is basically the life of the people. Life. I mean, if the women is no more, it is the family which is affected. It's the human life which is affected. So I think we have to really elevate our pitch and talk on this as a human issue. Thank you very much. I'll be here, and I'm very thankful on behalf of Goonj that आप लोग सब लोगों ने join किया, and on such short notice we could find the best possible practitioners for the doers from the field. And I'm for the next 1 hour and 40 minutes I'm in the listening mode. Thank you very much. सुरक्षित रहिए, लेकिन लगे रहिए. I mean, stay safe and लगे रहो. Keep doing. Thank you very much. Thank you, Anshu. I think I think the message that you're giving about being human, treating women as human, I think that's a very important one. I think those are the things. That's the basic that all of us should accord to each other. I will at this point bring in my colleague Sneha, who is looking after NJPC work in Goonj, and she has been. We had been for the past 10 days. We were also trying to go and speak to many, because Goonj has been working on this issue for many years now, and we have a lot of partner organizations, our field teams working on this issue. I'll ask Sneha to share what voices, what things we've been hearing, and how we can share that with all of you right now. Thank you. Sneha, over to you. Hello everyone. मैं एक्चुअली 5 साल से गूंज में काम कर रही हूँ, और नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ इनिशिएटिव पे काम कर रही हूँ, और मेंस्ट्रुएशन पे काम कर रही हूँ. बहुत सारी कहानी मेरे काम के दौरान मैंने सुना है, और शायद गूंज में आने से पहले कभी इस टॉपिक पे भी इतना खुल के बात मैंने खुद नहीं किया था. तो पर इस 5 साल में मैंने बहुत कहानियां सुनी, लेकिन अभी पिछले 10 दिनों में हमने एक सर्वे किया महिलाओं के साथ कोविड और मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए. और मतलब कुछ कहानियों ने कहीं ना कहीं, मतलब 5 साल से तो सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहानियों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अंदर से ना, तब क्या होता है कि आप करते हो, सुनते हो, आपको पता है कि हाँ ये चीजें हो रही है, लेकिन कुछ जो कहानियां हैं इस बार कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से उन्होंने मतलब उन कहानियों ने हिला दिया. I cried after talking to some women from rural areas, from urban areas. मेरी कुछ टीम साथियों ने भी इसको किया था. तो एक जो कहानी जो रह गई है मेरे पास, मैं उसको बस आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. उसके बाद हम इस सर्वे के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे. मतलब मैंने बीड़ में, महाराष्ट्र में बात की थी एक महिला के साथ, और उन्होंने कहा कि वो 15 दिन तक एक ट्रैक्टर में बैठ के आई. तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला आपको पीरियड्स हुआ बीच में? बोला हाँ हुआ. एंड वो 15 दिन तक उन्होंने बोला कपड़ा नहीं था, मैंने कपड़ा फाड़ के उसको यूज किया, और उसी में वो बैठ कर आई. बोली कि मैं अपनी जगह से भी नहीं उठ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा बदबू आएगा और ये आएगा. और जब वो पहुंची अपने गांव 15 दिन बाद एक ट्रैक्टर में बैठकर, तो वहां भी उनको घुसने नहीं दिया गया, रोक दिया गांव वालों ने, और वो एक गड्ढा खोद के बैठी हुई थी. तो मैंने जब ये सुना, मतलब मैं हिल गई. मतलब मुझे लगा कि क्या हो रहा है, मतलब उस महिला में क्या गुजरा होगा एक ट्रैक्टर में, जहां मर्द पुरुष बच्चे सब है और फैमिलीज है, उस पे क्या, मतलब वो क्या फील किया होगा. और गाँव में आने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है, और फिर अभी पता चल रहा है कि क्योंकि वहां पीने तक का पानी नहीं है, तो वो 7-7 दिन तक भी नहीं नहाती है. तो हाइजीन की जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है. तो मैं बस एक छोटा सा जो हमने किया सर्वे, उसका कुछ एनालिसिस शेयर कर रही हूँ आपके साथ. उसके बाद हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे उन्हीं वॉइसेस का, और वैसे बहुत सारी वॉइसेस हैं उनका जिनको हमने महिलाओं के साथ लिया, अपनी टीम के साथ बात की,
और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। स्नेहा, आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? इस पूरी जो बातचीत हुई है उसके बारे में थोड़ा आप हाँ, बता रही थी, तो आप वुड यू लाइक टू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दिस? ये जो पिछले 10 दिन में बातचीत हुई है महिलाओं से, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हमने जो ये सर्वे लिया था वो 100 महिलाओं, मेंस्ट्रुएटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड गूंज टीम के साथ सर्वे लिया गया था। तो गूंज ने जब ये वेबिनार करने की सोची तो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया उन सबसे बात करने के लिए जो बहुत नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज में है। तो हमने क्या किया, 100 लोगों के साथ सर्वे किया। हाउ डिड वी डू इट? वी डू इट ऑन 1-to-1 टेलीफोनिक इंटरव्यूज के साथ किया, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं ने हमें मदद की उन तक, उन महिलाओं तक रीच करने में। वो कौन थी? वो menstruators of neglected communities from both urban and rural India, few organization and huge team. जिन लोगों के साथ हमने बात किया वो मतलब वो क्या काम करते हैं या उनकी थोड़ी आइडेंटिटी में हमने निकाला कि वो माइग्रेंट वर्कर थी, ट्राइबल विमेन, रूरल, सेक्स वर्कर्स, यंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, HIV पॉजिटिव विमेन, डेली अर्नर्स, आर्टिजन्स भी थे। हमने कठपुतली कॉलोनी के यहाँ कुछ महिलाओं से बात की थी, सिंगल मदर्स थे, विमेन लिविंग इन स्लम्स एंड सोल अर्नर्स। तो ये हमारा सर्वे का मोटा मोटी एक ये था कि हमने इस पद्धति में इसको किया है। कुछ जो अगर मैं स्टोरी शेयर कर पाऊँ उसमें मैंने एक भीड़ महाराष्ट्र का शेयर किया। एक यूपी की एक महिला थी, उन्होंने कहा कि उनके पास अंडरगारमेंट नहीं है। मतलब पैड के साथ आई थिंक अंडरगारमेंट इज वन मोर इशू जो हम लोग बार बार हाईलाइट करते हैं, और गूंज के माई पैड में भी हम एक अंडरगारमेंट जरूर देते हैं। बिकॉज इस महिला ने कहा कि मेरे पास अंडरगारमेंट नहीं था, सारे शॉप्स बंद थे, मुझे अपने छोटे बच्चे का अंडरगारमेंट यूज करना पड़ा उस टाइम। सुन के आई थिंक बहुत ज्यादा दुख लगता है। दूसरा, अगर मैं स्लम एरिया का एक बात बताऊं तो मुंबई स्लम्स में हमने बात की थी कुछ महिलाओं से। वहां पर ही ये पता चला कि उस महिला ने कहा कि मतलब वो इतने क्लोज घरों के आसपास रहते हैं कि उनका हाइजीन मेंटेन करने का कोई उपाय नहीं है। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है, मर्द भी घर पे रहते हैं, तो वो चेंज भी नहीं कर पा रही है और उनको बोल भी नहीं पा रही है कि मुझे चेंज करना है। पहले जब मर्द काम पे निकल जाते थे तो एटलीस्ट चेंज कर पाते, तो वो अपना हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज जो है आई थिंक ये फील्ड से आई है। और इस तरह का असर मेंस्ट्रुएशन अपने आप में एक डिजास्टर था, और कोविड आने पर ये और बड़ा एक डिजास्टर महिलाओं पे पड़ा है। तो ये है। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था, मुझे इतना एक ऑर्गेनाइजेशन कहा कि हम करना बहुत चाह रहे क्योंकि लॉकडाउन है, हम खुद डिजास्टर में दिक्कत हो रही है। रोल ऑफ मीडिया के बारे में कहा था। तो ये हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो कही गई थी। सो आई ओवर टू मीनाक्षी गुप्ता जी, थैंक यू। तो थैंक यू स्नेहा। सॉरी हम लोग वो वीडियो अभी नहीं प्ले कर पाए हैं। कोशिश रहेगी, आप लोग स्नेहा, आप लोग सब कोशिश करें कि अगर कहीं लास्ट में कहीं टाइम मिलता है तो हम लास्ट में उसको प्ले जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आवाजें सुनना और सब में शेयर करना वो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये तो बात हुई उन आवाजों की को सुनने की जो हम शायद नॉर्मली मेन स्ट्रीम में जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं वो आवाजों को जोड़ नहीं पाते हैं बहुत बार, क्योंकि उन आवाजों तक पहुंच नहीं पाते, उनकी बात सुन नहीं पाते। तो कोशिश हमारी पहली मेंस्ट्रुएशन डायलॉग में भी यही थी जब हम लोगों ने 2019 में शुरू किया, और इस बार भी कोविड के टाइम में, एक डिजास्टर के टाइम में महिलाओं पे क्या गुजरती है वो समझने की कोशिश भी वही बात पे ये पूरा सर्वे हुआ। ये मेंस्ट्रुएशन डायलॉग का पूरा हम पूरा एक टॉपिक वही उसी पे लेके चल रहे हैं। तो मैं मेरे साथ एक बहुत ही खास लोगों का एक पैनल यहाँ पे है हमारे साथ, और और हमारे कुछ टीम के मेंबर्स भी जुड़े हैं जो अलग अलग राज्यों में कोविड पे भी काम कर रहे हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी पहले
काम करते रहे हैं लगातार. But before I introduce them, I would ask you to imagine the context of what is happening here. If I was to ask you that if you're a poor woman or a menstruator who's a migrant laborer who's walking hundreds of kilometers on an empty stomach with no water, no money, maybe small kids with you, very basic needs material, no roof over your head, nothing, and then you start menstruating. To most people, it might sound a bit stark or may sound a bit graphic, but there are many stories of pregnant women, single mothers, workers who somehow in crowded trains or in villages or cities are having babies, are feeding their children, are trying to do their jobs, and as nurses, as sanitation workers, and mothers and caregivers. And then there are other women जिनकी अभी बात की स्नेहा ने, और जो जिनकी आवाज हम नहीं सुन रहे, जैसे ट्राइबल महिलाएं, सेक्स वर्कर्स, disabled women, yeah, mentally challenged women, homeless women, orphans. The list is long, and the world maybe doesn't have that much time to listen their voices. But right now, in a disaster, women are fighting for their life and for their dignity in a world that has, it seems to have forgotten what being human is all about. And when women in a disaster, a further disaster of Amphan, cyclone, where they've lost their homes also, it makes us all step back and ask ourselves, what did we do for them? इतने समय से हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे पूरे देश में काम हो रहा है. हम लोगों ने क्या किया इन महिलाओं के लिए, या हम लोग क्या सीखे कोविड से, या आगे जाके हम कोविड में या किसी भी डिजास्टर में अलग जाके क्या करने वाले हैं, या क्या सीखना चाहिए और करना चाहिए. ऐसे ही सवालों के जवाब लेके हम अगर ऐसे सवाल लेके, एटलीस्ट जवाब तो शायद इस डिजास्टर के बीच में हम हैं, शायद सारे जवाब ना निकल पाए, बट अगर हम सवाल अपने सही करें तो शायद एक दिशा हम लोग अलग ले सकते हैं. तो यही सवालों के साथ मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. मैं पहले अपने जो रूरल एरियाज में ज्यादा काम कर रहे हैं उस पैनल से बात करना चाहूंगी, और उसमें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि सब लोग सब आपको देख सकें, आपकी बात सुन सकें. तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस मनीषा गुले, जो सेक्रेटरी हैं और फाउंडर मेंबर हैं नवचेतना सर्वांगीण विकास केंद्र. सॉरी, मैं मनीषा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या? यस प्लीज. हाँ, हम देखना चाहेंगे आपको. नमस्कार. हेलो मनीषा जी, अपना वीडियो आप वीडियो जरूर प्लीज ऑन करके रखिए. तो मनीषा जी जो है वो माइग्रेंट महिलाओं के साथ काम करती है, वर्कर महिलाओं के साथ काम करती है, जो शुगर केन फील्ड्स में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दलित महिलाओं के साथ काम करती हैं, सिंगल विमेन, एडोलेसेंट, वायलेंस जो महिलाएं हैं उनके साथ काम करती हैं. ये खासतौर पे बीड डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में काम करती हैं, जहाँ की कहानी भी अभी स्नेहा ने बताई. वो बहुत ही वहाँ के, अभी हम सुनेंगे उनसे उन विषयों के बारे में. और वो मेंस्ट्रुएशन पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे लगातार काम करती रही हैं. दूसरी हमारे साथ हैं मिस्टर स्वपन पांडा, जो काजला जन कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, और वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं. और काजला जो है मेनली एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर, विमेन एम्पावरमेंट पे और ट्राइबल एंड रूरल विमेन डेली वेज वर्कर्स के साथ काम करता है. स्वपन जी नमस्कार. आपका वीडियो हम देख पाएंगे हम, और हमारे साथ जो है हमारी टीम से जुड़े हैं मिस्टर सुरेश कुमार, जो गूंज उड़ीसा टीम के हेड हैं. और सुरेश जी मास्टर्स किया हुआ इन्होंने साइकोलॉजी से अन्नामला यूनिवर्सिटी से, और हेल्थ सेक्टर में बहुत काम कर चुके हैं. और
इस सेक्टर से, डेवलपमेंट सेक्टर से लगभग 1995 से जुड़े हुए हैं। गूंज में पिछले 2008 से जुड़े हुए हैं, और उड़ीसा और झारखंड की में गूंज का खासतौर पे इम्प्लीमेंटेशन का काम बहुत गहराई से देख रहे हैं, और बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत फील्ड टीम्स के साथ काम करते हैं। एंड स्वाति गहलोत हैं टीम गूंज से, राजस्थान की टीम से, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग, और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और को हेड करती हैं गूंज की राजस्थान टीम को। और गूंज ये राजस्थान के रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत गहराई से काम करते हैं मेंस्ट्रुएशन पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, और महिलाओं के साथ डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज पे काम करती रही है लगातार। सबका बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं शुरुआत मनीषा जी से करती हूँ। मनीषा जी, आप महाराष्ट्र में बीड़ में काम करती हैं, और शुगर केन वर्कर्स के साथ आप पिछले कोविड में आई थिंक बहुत अलग एक तरह के सिनारियों से आपने डील किया और काम करती रही हैं। थोड़ा कुछ उसके बारे में बताइए कि महिलाओं के साथ आपने क्या देखा वहां पे होते हुए। अनफॉर्चुनेटली हम वॉइसेस उसमें वीडियो नहीं चला पाए, वरना उसमें भी काफी वहां की महिलाओं की बात थी, आपकी भी बात थी। तो प्लीज हमें बताएं कि कैसे इस दौरान में महिलाएं अपनी मेंस्ट्रुएशन से डील करती रही हैं, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर महिलाएं जो अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से उठ के आई आप वापस अपने अपने घरों में। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा, और नवचेतना सर्वांगीण विकास केंद्र के साथ पिछले 15 साल से मैं काम कर रही हूँ। हमारा जो काम है बेसिकली, एक तो माइग्रेंट लेबर है, दूसरा जो शुगर कैन कटर की फैमिली के साथ काम है हमारा, एनटी-डीएनटी जो कम्युनिटी है उनकी महिलाओं के साथ काम है, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए काम है हमारा, इस टाइप का। अभी जो कोविड को लेके हम लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हर साल अक्टूबर नवंबर में यहाँ से लोग शुगर कैन के लिए चले जाते हैं। ये लोग बेसिकली पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेंगलोर इस साइड ये शुगर कैन के लिए चले जाते हैं। और जिस टाइम वो वापस आते हैं, मार्च लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये लोग वापस आते हैं, तो उसी टाइम लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ। जो लोग ये कुछ वहां से निकले थे या कुछ लोग रास्ते में थे, तो ये लोग वापस आ रहे थे उसी टाइम। तो एक तो ये लोगों को कोई अच्छा नहीं समझता, इनको भिखारी बोला जाता है। तो ये लोग जब वहां से निकले तो ये ट्रैक्टर में, ट्रक में अपना ट्रैवलिंग करते हैं। तो जब ये ट्रैवलिंग करते हैं, तो अभी जब वो निकलने वाले थे, लॉकडाउन हो गया, तो इनको कोई ट्रैवलिंग का साधन नहीं मिला। और जैसे तैसे उन्होंने कैसे ट्रैक्टर पकड़ा, कैसे पैदल चल के आए तो बहुत सारे लोग, कैसे ट्रक पकड़ा, पुलिस की मार खाते खाते ये लोग कैसे, तो किसी को 10 दिन लगे, किसी को 15 दिन लगे अपने गांव में पहुंचते पहुंचते। और जैसे हम लोगों ने जब उनके पास चले गए थे, तो ये लोग कई दिनों से नहाए नहीं थे। जिन्होंने कोई 15 दिन से नहाया नहीं था, कोई 1 महीने से नहाया नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोविड का पूरा शुरू हो गया, तो जहाँ पर ये लोग काम करते थे वहां पर उनका पूरा कांटेक्ट ही टूट गया। जैसे लोगों ने इनको किराना दुकान आना बंद कर दिया, हॉस्पिटल आना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया वहां पर उनको। तो सारे रास्ते में कई मांगते, कोई इनको रास्ते में खिलाते, कई भूखा रहते, ऐसे वो लोग चले आए। ये एक ही बात थी, ये कोविड तो अलग था, लेकिन पहले तो उनको गरीबी और भूख के साथ लड़ना पड़ा इन लोगों को। और इसमें जब घर का पुरुष रहता है, ये घर का जो पुरुष था, उस पे पूरी परिवार की जिम्मेदारी आ गई। जैसे साथ में औरत है, साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के साथ बूढ़े माँ बाप है, जो जिनको इनको लेके आना था गाँव में, पर खाने का है, वो तो इतना डिप्रेशन में चले गए घर के पुरुष। और जैसे ही डिप्रेशन में जाने लगे, तो महिलाओं पे जो अत्याचार करने थे, वो महिलाओं पे जो अत्याचार बहुत बढ़ गया। जैसे वो गुस्सा निकल सकता था, तो वो कमजोर, उसको उसकी औरत दिखती थी, तो वो उस पे गुस्सा निकलता था। और जो गुस्सा औरत पे निकलता, तो वो बच्चे पे निकलती थी। एक साइकिल वो तैयार हो गया।
ये एक हिंसा होने लगी बाद में। पर एक था कि उनको जहाँ पर रुकते थे पता नहीं वो कहाँ से शराब लेके आते थे और शराब पी सकते थे, तो हिंसा बढ़ रही थी। इसी बीच दो चार एक ताई ने तो उनका जो पीरियड रहता है वो पीरियड का अनुभव इतना शेयर किया कि जिस ट्रैक्टर में वो बैठी थी उसी टाइम उसको पीरियड शुरू हुआ। अभी ट्रैक्टर तो रात भर चलाना पड़ता था, वो उतर भी नहीं सकती थी, किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी कि मुझे पीरियड आया है करके। जब उसको पीरियड आया तो उसके पास कपड़ा भी नहीं था उसको लेने के लिए, लेकिन वो उसके हस्बैंड का हथरुमाल था, वो उसने पैड के इसमें ले लिया। पर वो 3 दिन एक जगह से नहीं हिली, 3 दिन एक जगह से नहीं हिली। जब वो गांव पहुंची तो उसका वो चौथा दिन था। जब हम लोगों ने उसके साथ बात की तो पूरा उसका जो पाव का था वो ऐसा छिलका निकल के गया था। ब्लडिंग होना तो वो अलग बात थी, लेकिन जब वो ऐसा हो रहा था तो पूरा पाव का वो छिलका निकल के चला गया था और वो चल भी नहीं पा रही थी। और इतनी वीक हो गई थी वो, जैसे 3 दिन से खाना नहीं खाया, टॉयलेट को नहीं गई, बाथरूम को नहीं गई, फिर वो सारा ब्लडिंग ऐसे इसी हालत में वो जैसे ही गांव पहुंच गई तो हम उनके उनसे जब मिला हमारा स्टाफ तो उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल में लेके चले गए। इस टाइप का बहुत सारा अलग अलग, जहाँ पर ये लोग यहाँ पर भी आए तो ये बीड डिस्ट्रिक्ट यानी शुगर कैन कटर का डिस्ट्रिक्ट बोल के पहचाना जाता है। ये लोग जब यहाँ पर आए तो इनको क्वारंटाइन रखा गया, जहाँ पर क्वारंटाइन रखा गया खेत में या स्कूल में, पर पहले से ही यहाँ पर पानी नहीं था। तो ये लोग इतनी जिद कर रहे थे गांव में आने की, अबे हमारे घर में जाना है, पहले हम तो इतने दिन से भूखे हैं, इतने दिन से हमारे घर में जाना है हमें। तो ये ऐसे लड़ने के मूड में थे और गांव वालों को लगता था कि ये लोग कहीं ये कोरोना की बीमारी ही लेके आए गांव में। तो थोड़ा सा गांव गांव के लोगों को भी समझाने में बहुत ये गया कि अरे भाई ये नहीं है, ये तो किसी के साथ नहीं मिले। अभी तक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था, पर पिछले 4-5 दिन से जो बॉम्बे से लोग आए हैं जो भेजे गए वापस, उन्हीं लोगों में से लोग पॉजिटिव है। पर जो ये माइग्रेंट लेबर है जो एनटीडी के परिवार से है, तो उन परिवारों से कोई पॉजिटिव नहीं है अभी तक, क्योंकि ये लोग किसी के संपर्क में नहीं आए, ये अलग अलग चलते आए हैं कि अलग अलग क्वारंटाइन भी हो गए। पर इतना सारा लड़ाई, इतना सारा झगड़ा, इतना सारा डिप्रेशन में है, अभी भी है उन लोग। तो हम लोग उनके साथ पहले तो काउंसलिंग करते हैं, जो काउंसलिंग के द्वारा उनको क्वारंटाइन रखने का, और बाद में बहुत सारे फंडर से बात किया, जैसे गुंज ने भी बहुत सारा 1,000 लोगों को रेशन देने का, और उसके साथ साथ हम हर महिलाओं को पैड देने का भी काम हम लोगों ने किया। इस टाइप का जो सिचुएशन है अभी, एक तो रेशन और पानी, और जैसे कि ये महिलाएं जो है इनके पास कपड़ा भी है, तो यहाँ कहावत है कि जैसे कहा जाता है कि ये कपड़ा अगर हम धूप में सुखाएंगे, कोई मर्द इसको देख लेगा तो अच्छा नहीं है, ये अशकुन होता है, शुभ शकुन नहीं होता ये। तो वो ये महिलाएं कभी धूप में कपड़ा सुखाने को नहीं डालती, शर्माएगी ये, और एक कपड़ा वो 4-4 साल 3-4 बार यूज करती है, 4 महीना 5 महीना। वो जो साड़ी पहनती है, ज्यादातर यहाँ पर कॉटन की साड़ी लोग पहनते हैं, तो उसी साड़ी का वो कपड़ा यूज करते हैं उसमें। इस टाइप का जो साइकिल है, ये रहा माइग्रेंट लेबर जो शुगर कैन के लिए जाते हैं। पर एनटीडीएनटी की कम्युनिटी जो यहाँ पर है, जो गांव से, जिससे पारदी, लमान, वडार, कैकाडी समाज के लोग हैं, तो ये जो गांव है, गांव से 5-6-7 किलोमीटर ये लोग दूर रहते हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ और कोविड का ये सारे लोगों को पता चला, तो उनका गांव में आना बंद कर दिया लोगों ने। यानी आजू बाजू के खेत से वो पानी लेते थे, ये खेत से पानी देना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग अस्वच्छ है, इनको कोई खाने, इनको ये गंदे लोग है, ये चोरी करने वाले लोग है, ये अगर गंदे लोग हमारे गांव में आएंगे तो बीमारी का डर, उनको पीसने, चक्की पे पीसने भी नहीं आने दे रहे थे लोग। तो ये लोग 3-3 4-4 दिन से भूखे थे। और जैसे ही इनके साथ हम लोगों ने बात करना शुरू किया,
तो फिर धीरे धीरे इन महिलाओं का जो मासिक पाली धर्म का है, ये सारी बातें महिलाओं के साथ हम लोगों ने बात की। तो ये बात करने में भी बहुत सारी हिचकिचाती है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि इनकी लैंग्वेज अलग होती है, इनकी पारधी समाज की लैंग्वेज अलग होती है, लमान समाज की लैंग्वेज अलग होती है, तो हमें वहां से वॉलंटियर लेने पड़े कि जैसे कि हम लोग उनकी भाषा समझ सके, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां थी वहां पर, जो नया पीरियड आया था, किसी को कोई दोबारा थी, तो इनको सब बोलना जरूरी था। और ये बहुत कठिन, और ये सारा लॉकडाउन के बीच में लोगों ने महिलाओं को जो है, एक तो भूख गरीबी से लड़ना पड़ा, ऊपर से हिंसा भी बढ़ गई उनपे, हिंसा के साथ लड़ना पड़ा। तीसरा पानी, एक तो पानी नहीं है, पानी के साथ भी इनको लड़ना पड़ा। बहुत सारे प्रॉब्लम से महिलाएं चली गई है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जब हम लोग गांव में रेशन देने जा रहे थे, तो एक सजेशन बॉक्स करके भी रखा था। वहीं पर भी एक तो ऐसे आए कि घर में ही जो पिता था, वो पिता ने ही 2 लड़कियों पे रेप किया था, खुद की लड़कियों पे रेप किया था। ये हमारा जो सजेशन बॉक्स था, उसमें ये चिट्ठी आई, और चिट्ठी जब आई तो हम लोगों ने वो पूरा वो बाप को अरेस्ट करवाया। वो जो 2 लड़कियां हैं उनको अभी जो होम है, वो होम में, गवर्नमेंट के होम में भेजा। तो थोड़ा सा इस टाइप का भी सारा बढ़ गया और काम करना पड़ा। मनीषा जी, अब हमारी तरफ से हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं आपके काम के लिए। बहुत मेहनत का, बहुत ज़रूरी काम कर रही हैं और बहुत हिम्मत के साथ काम कर रही हैं। हम जानते हैं वहाँ पे आसान नहीं है, वहाँ पे प्रशासन, पुलिस, सब तरह की चीज़ों के साथ आप कोऑर्डिनेट करती हैं। कभी वो आपके आपके साथ चलते हैं, कभी आपके साथ नहीं चलते हैं। तो वो सब मुश्किलों के साथ में आप काम कर रही हैं। आपको हम सब यहाँ से गूंज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए। हम जहां तक हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल लगी रहिए, ठीक है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात का। आई एम वेरी हैप्पी कि हम बात कर पाए। मुझे लग रहा था कि शायद बात ही ना हो पाए, ये तो इंटरनेट के चक्कर में। तो जी। थैंक यू। मैं अब जी, लड़ना ही हमारा काम है। हर हाँ, कोई भी काम आसानी से नहीं होता हमारा, इतना ही लड़ना पड़ता है हर एक के लिए। आसान काम होता तो सब कर लेते हैं, तो वरना मनीषा गुले कैसे कर। मनीषा गुले के हिस्से में भगवान जी ने कुछ अलग तरह के काम दिए हैं ना। एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर 2-3 लोगों के साथ मैंने बात की। ऐसे ऐसे लोग हैं, तुमको हमें रेशन का सपोर्ट करना है, तो आपकी हमें हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम महाराष्ट्र में नहीं काम करते। मैंने बोला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जब शुगर कट करता है तो आपको शुगर मिलती है। आपको अगर हेल्प नहीं करनी, तो आप आज से शुगर खाना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने हम ये शायद, तो हाँ, ये कनेक्शन नहीं समझते। हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, ये कनेक्शन नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत जी बहुत मार्के की बात कही आपने कि हम कैसे, आप जो वहां करती हैं वो हमारे जीवन पे यहाँ असर डालता है। सही बात। हाँ। थैंक यू। और उन्होंने बहुत अच्छा सा सपोर्ट भी किया। बाद से महाराष्ट्र में काम नहीं करते थे, थैंक तो यू। थोड़ा सा सब के लिए लड़ना पड़ता है। जरूर फंडिंग के लिए लड़ना पड़ता है, लोगों के हक के लिए लड़ना पड़ता है। और जरूर। हम लोगों ने जो वॉलेंटियर लिए हैं, उन्होंने अभी 3,000 लोगों के रेशन कार्ड बनवाए हैं। तो 1800 लोगों के रेशन कार्ड भी अप्रूव हुए हैं, और 1800 लोगों को गवर्नमेंट से रेशन भी आना शुरू हुआ है। तो अभी 1800 लोगों की हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो गई है। इस टाइप का भी काम हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। आप बताना चाहेंगे, आप अम्फान के साइक्लोन के बीच में हैं इस टाइम, और उसका असर बहुत बुरी तरह से वहाँ के गाँव में, वहाँ की महिलाओं पे, वहाँ के लोगों पे बहुत बुरा असर हुआ है, जो शायद बाकी दुनिया में उतनी उसकी थोड़ा आपके शब्दों में जाने कि वहाँ पे एग्जैक्टली कैसा सिचुएशन है अभी, और महिलाएं उसको कैसे डील करें। इस बीच में मेंस्ट्रुएशन का जो बेसिक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो एज इट इज चल रहा है। तो महिलाएं कैसे उसको टैकल कर रही हैं इस टाइम पे? सो मैं ऑलरेडी क्योंकि जब स्टार्ट किए थे तो अंशु जी ने ऑलरेडी इसको बताया है कि ये एक जो मुद्दा है, ये इशू एक
वुमेन का नहीं है, ये ह्यूमन इशू है और इसको अलग तरीके से इसको देखकर उस पर काम करने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। गूंज भी हम लोग पिछले 2 दशकों से इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में, फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बहुत लास्ट कम्युनिटी रहती है, वहां पे हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की है। और अभी जो ये कोविड गया और उससे पहले कुछ उड़ीसा में काफी सारे फ्रिक्वेंटली फ्लड, तो हालात है ग्राउंड पे उन लोगों की जिनके पास हम प्रॉपर कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए जिसकी बात हम करते हैं कि प्रॉपर कपड़ा नहीं है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मार्केट से 30 या 40 रुपीज का पैड खरीद के वो यूज कर सकें। उसके बावजूद साइक्लोन फनी गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई, लोगों ने कुछ अर्निंग किया, देन अगेन लॉकडाउन। तो जो वहां पे परिस्थिति जो लोगों के, महिलाओं के बीच में, वो बहुत बहुत मतलब कष्टदायक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो कोविड में अंदर थे, बहुत सारी शॉप्स वहां पे खुली हुई नहीं थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे, तो लोगों, महिलाओं को अपने जो ये पीरियड की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए या उस एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा उनको रिसोर्स नहीं मिल पाया। फिर अचानक उसके बाद ये साइक्लोन एम्फिन आया। एम्फिन में भी ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्कूल्स में या ऐसे साइक्लोन सेंटर्स में रखे गए, जहां पर उनको एक प्रॉपर प्राइवेसी या जो भी है वहां पे सिस्टम, वो उतनी अपडेट्स नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। एक स्कूल का वाकया है जहां पर एक कई 4-5 फैमिलीज को मतलब ये एम्फिन में शिफ्ट किया गया था, और एक महिला जो है वो, उसको पता नहीं था, उसी दौरान उसका एक पीरियड स्टार्ट हो गया, और उस पूरे 4-5 फैमिली में महिलाएं नहीं थी, छोटे बच्चे तो थे लेकिन महिलाएं नहीं थी। और वो जो महिला थी, वो एक 32 साल की लेडी, वो कह नहीं पा रही थी किसी से कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो उसको कैसे डील करें। तो एट लास्टली उसने अपने देवर, जो उसके हस्बैंड के जो यंगर ब्रदर हैं, उससे उन्होंने बात किया और उसको बहुत हिचक के साथ, मतलब ये बात कहने में भी उनको बहुत अजीब सा लग रहा था कि कैसे उसको वो कह पाए। फिर उन्होंने किसी तरीके से कोशिश करके उसको कहने की कोशिश की। फिर उस जो उनका देवर है, वो उन्होंने अपना जो बनियान होता है वो उन्होंने निकाल करके उसको दिया। तो वो जान रही थी कि अभी ये बहुत क्राइसिस है, कोरोना का टाइम है, इसमें इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस हैं, बट उस महिला के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। दैट वाज द लास्ट एंड ओनली ऑप्शन टू चूज। और फाइनली वो नहीं चाहते हुए भी वो उस अपने देवर का बनियान उन्होंने वो यूज किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशंस मतलब महिलाओं के फेस कर रही हैं इस कोविड के दौरान, और किसी भी नेचुरल जो क्लाइमेटी वो आ रही है। सेम अगेन ये केस ये है कि एक महिला है 33 साल की। वो प्रॉब्लम ये कि इसमें अभी कोविड में कहीं बाहर नहीं जा सकते, शॉप्स बंद हैं, उनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, सब बाहर है, जॉब जो डेली लेबर है वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कोई है नहीं जो इस तरीके का उनको कुछ सुविधा या रिसोर्स ला के दे सके। अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं होने के बाद उस महिला ने अपने किचन का कपड़ा, वो जो किचन में यूज करती हैं वाइप करने के लिए, वो कपड़ा यूज किया, और वो अभी इन्फेक्शन में है और शी इज अंडर मेडिकेशन। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं महिलाएं। जरूरत है, जो ऑलरेडी अंशु जी ने कहा कि अवेयरनेस, और जो वो तो है, एक अवेयरनेस एक अपने लेवल पे हुई है, लेकिन कुछ समय पहले से ही जब ये कुछ फिल्म्स या कुछ डॉक्यूमेंट्री आई हैं, तब से कुछ अवेयरनेस लेवल बढ़ा है, बट वो अवेयरनेस लेवल की जो रीच है वो लास्ट
लोगों तक नहीं है बीपी। तो बहुत जरूरी है जिस तरीके से गूंज उस लास्ट लोगों तक पहुंच करके 1-to-1 ग्रुप में जो उनको वो हम समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज है, ये कोई बीमारी नहीं है। कि जनरली आप देखते हैं कि जो पैड है वो एक मेडिकल या मेडिकोस का एक प्रोडक्ट बन गया है कि आपको जब भी मिलेगा वो मेडिकोस पे मिलेगा या मेडिसिन शॉप पे मिलेगा। तो हम उसको क्या रिलेट कर रहे हैं कि ये भी एक बीमारी है क्योंकि वो इसलिए वो मेडिकल शॉप पे मिल रहा है। तो वो जो थॉट लेवल है हमको उस लेवल पे काम करने की जरूरत है। और गूंज जिस तरीके से करी, क्योंकि गूंज का कभी ये मकसद नहीं रहा कि मार्केट में कोई एक पैडलर कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या लाएं, बट ये एक मकसद बहुत रहा है, इम्पोर्टेंट मकसद कि लोगों को इस विषय के बारे में बताएं, उनको थोड़ा सा इस विषय को क्रैक करें, थोड़ा ओपन करें, ताकि जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं वो ओपनली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए। आप देखेंगे तो जो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हैं वो उनके पीयर ग्रुप से मिलता है और वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं। बट बहुत जरूरी है परिवार में कि बहुत सारे फीमेल मेंबर्स हैं वहां पे और वो उस विषय पे बात करें। उनको एटलीस्ट जो किशोरियां हैं, जो एडोलसेंट हैं, जो टीन एज है, यंग है, जो उनसे बात करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। और इस सिचुएशन में आने से पहले, पीरियड शुरू होने से पहले एटलीस्ट एक स्मॉल ब्रीफिंग, एक रेगुलर टॉक उन किशोरियों के साथ होता रहे ताकि फ्यूचर में वो किसी भी इस तरीके की सिचुएशंस को वो डील कर सके। इन द मीनवाइल मैं स्वाति जो हमारी कलीग हैं राजस्थान से, स्वाति आप क्या देख रही हैं? राजस्थान में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स शायद वहाँ पे भी वापस लौटे हैं और वहाँ पे भी महिलाओं के साथ पहले भी बहुत मुश्किलातों में महिलाएं वहाँ पे पानी की कमी, जगह की कमी, बहुत सारे मुश्किलों के बीच में महिलाएं वहाँ पे और बहुत टेरेन भी, ज्योग्राफी भी बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा वहाँ पे बताएं कि वहाँ पे क्या देख रही हैं आप और इस काम के दौरान, कोविड के दौरान क्या देखा आपने? नमस्ते, मैं स्वाति राजस्थान में पिछले 4 साल से गूंज के अंदर काम कर रही हूँ और मैं हमारी टीम जो है, हम लोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अलग अलग इनिशिएटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो है हम लोग का एनजीपीसी, तो इसके ऊपर जब से हम 4 साल से काम करने लगे हैं, तो एक्चुअली मेरा खुद का मिथ था, मतलब मुझे खुद को इस चीज के बारे में कभी मुझे पता भी नहीं था कि इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ में। तो जब मैंने गांव में जाना शुरू किया और जब महिलाओं के साथ मिलना शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम जो थी ये बहुत अलग तरीके से मुझे इस पर पता चला। और अभी जो कोविड के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे फेस हो रही है वो ये है कि एक तो गांव जो है, मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर के एरिया में भी ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे एक घर तो एक पहाड़ी पर है, दूसरा घर दूसरी पहाड़ी पर है। तो उन महिलाओं को मतलब पेड़ लेने के लिए पहले तो वो उस पहाड़ी से उतर करके रोड पे जाकर के ऑटो भी पकड़ती थी, तो उसके लिए भी उनको 5 किलोमीटर उतर के नीचे आना है और फिर ऑटो पकड़ के फिर अपने नजदीकी कस्बे के अंदर मार्केट में जाकर के वहां पे जो कपड़ा मिलता है, जो भी पेड़ मिलता है, वो उसको लेकर आती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते अब वो भी उनका बंद हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनके पास में जो किशोरियां थी तो स्कूल के थ्रू उनको मिल जाता था, तो मार्च में उनको मिल गया, अभी अप्रैल और मई के अंदर उनको नहीं मिला। तो हमारे पास तो इतना मतलब डिमांड आ रहा है कि यहाँ पे इस स्कूल में नहीं है, ये बच्चे इतनी प्रॉब्लम में हो रही है। तो अभी लास्ट टाइम हमें परमिशन लेने के लिए हम लोग एसडी ऑफिस गए थे, तो जो हमारी टीम मेंबर है, तो वो जब गई तो उसको पहले तो डंडे पड़े, उसको पहले वहां ऑफिस जाने नहीं दिया अंदर, तो उसको डंडे पड़े। फिर जब वो चली गई और वहां पे भी जब मिली एसडीओ से, तो एसडीओ ने इतना गंदा सुनाया, इतना गंदा। और फिर बाद में जो साथ में उनके जो भी थे स्टाफ, तो वो उनको बोलते हैं कि जब आपको ये सर ने इतना कुछ सुना दिया है तो आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। तो फिर जब हमारे जो टीम वर्कर, उन्होंने बोला कि जब सर आपने इतना सुना ही दिया तो अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। तो फिर जब ऐसे बात हुई, स्टार्ट हुआ कन्वर्सेशन, और फिर उन्होंने बताया कि सर हम सैनिटरी पैड पे भी काम करते हैं और हम लोग महिलाओं को गाँव में हम लोग ये देते हैं। तो जाकर के मतलब वो जो सर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल आप ये काम कीजिए और आप हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है कि हम लोग कोविड के अंदर कैसे महिलाओं के साथ में हाइजीन पे बात कर सकें।
और अभी हमारी टीम मतलब पूरा हम लोग का कोशिश यही रहता है कि हम लोग पहले अवेयरनेस दें और उसके साथ में हमारा गूंज का जो माइपेड है विथ यूजी हम लोग उनको देते हैं और पूरा प्रॉपर अवेयरनेस सेशन देने के साथ हम लोग उनको कैसे मतलब इससे अपना हाइजीन ध्यान रखना है और साथ में कोविड से भी बचना, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे साथ राजस्थान में हमारे कुछ पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे बाड़मेर के अंदर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जन चेतना संस्थान, और डूंगरपुर के अंदर है। तो हम लोग उनके साथ भी मिलकर के इस पे कार्य कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके हम लोग महिलाओं और किशोरियों तक हम इस पे पहुंच सके, कि हम लोग माइपेड और यूजी तो उन तक पहुंचा सके। और साथ में अभी हमारी एक प्रैक्टिस और भी हो गई है कि हम जो देते हैं उसके साथ हम लोग अवेयरनेस के साथ में उसको माइपेड बनाना ना भी सिखा रहे हैं कि ये बहुत इजी चीज है, इसको आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जितना कर सकते हैं मतलब अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोविड के अंदर रूरल के अंदर मतलब महिलाएं जो है उन तक हम पहुंच सके। और अभी हमारे पास मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही है कि यहाँ से मतलब बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक माँ है और उसकी बेटी को पीरियड्स आते हैं, उन्हें भी आते हैं। तो वो उनका कहना ये है कि पहले तो मार्च तक तो हमने चलो एडजस्ट कर लिया जैसे तैसे हमारे पास था, और अभी 2 महीने से हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो पुराना कपड़ा था घर का उसको हमने यूज किया है, और लेकिन अभी उससे भी हमारा इतना कपड़ा नहीं है कि हम लोग मतलब उसको बेयर कर सके। तो उन्होंने हमसे मतलब ये बात कही, और अच्छी बात ये है कि हम लोग इस पे काम करते हैं और हमारे पास है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर कि हमारे पास सच में सैनिटरी पैड है और हम लोग उनको दे पा रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत बार मैं खुद मतलब मुझे ये फील होता है कि अगर शायद हमारे पास ये चीज नहीं होती तो शायद हम कैसे इसको कर पाते। आज अगर गूंज ये सब चीजें कर पा रहे हैं, हम लोग इस पे बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छे से मतलब हम लोगों ने फील्ड में काम किया, सैनिटरी पैड हमारे पास है और इवन यूजी भी हम लोगों ने इस चीज बनाई है। और हम लोग इस कोविड के अंदर महिलाओं तक पहुंच पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मतलब इसको मतलब हम लोग कैसे आगे भी अभी हम लोग को बहुत काम करना है। तो अभी रिसेंटली हम लोग जितना गाँव के अंदर है उतना ही मतलब शहर में भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लेबर आ रही है तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो स्कूल के अंदर भी हमारा पेट पहुंच रहा है। अभी हाल ही में हमारे 3 स्कूलों के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो गूंज का और मतलब जितना भी बन सकता है हम लोग इसको कर रहे हैं। राजस्थान में तो हम लोग अपने पार्टनर के साथ खुद भी इसमें लगे हुए हैं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। राजस्थान एक मुश्किल जगह भी है, वहाँ पे अभी पूरा पीक समर है और वहाँ पे बहुत गर्मी में और बहुत डिस्टेंसेस कवर करके अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में जाना और वहाँ पे काम करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस जरूर लें। वापस मैं अपने जो हमारा अर्बन पैनल है उससे बात आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि शहरों में भी बहुत सारी दिक्कतें बनी हुई हैं महिलाओं के साथ, पहले भी थी, अब वो बढ़ गई हैं जब महिलाएं घरों में हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ हमारे पैनल में सबसे पहले डॉक्टर स्मृति सिंह, जो कि डायरेक्टर है महिला समाख्या उत्तर प्रदेश की। डॉक्टर सिंह जो है 18 साल से इस डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड से, बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया है। और उसमें से HT वुमेन अचीवर्स अवार्ड उनको मिला है और स्टेट लेवल पे नारी शक्ति अवार्ड मिला है। उनके अलावा हमारे साथ अंगना प्रसाद जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट खेल की। उन्होंने बहुत अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे काम किया है, प्यूबर्टी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे महिलाओं के साथ, आदमियों के साथ, मेंस्ट्रुएटर्स के साथ, ट्रांस मेन के साथ, डिसेबिलिटी है जो महिलाएं फेस कर रही हैं उनके साथ बहुत काम किया है। डॉक्टर संतोष कुमार गिरी हैं हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोलकाता रिश्ता ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हेड कर रही हैं, जो जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ, LGBTH के साथ काम करती हैं और ट्रैफिकिंग पे, जेंडर वायलेंस पे, राइट टू फूड पे, इन अहम इशू पे काम कर रही हैं। और अंत में अर्पिता पांडा है हमारी कोलकाता टीम से, जो गूंज के कलकत्ता ऑफिस में को हेड करती हैं
क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा काम देख रही हैं। ये मास्टर्स हैं सोशल वर्क में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और इस सेक्टर में लगभग 2008 से जुड़ी हुई हैं। गूंज के साथ पिछले 9 सालों से जुड़ी हुई हैं और को हेड करती हैं गूंज कलकत्ता चैप्टर को, और शहरों में और गाँव में दोनों तरफ काम करती रही हैं। बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करती हैं सुंदरबंस में और डीप इंटीरियर्स में वेस्ट बंगाल के और हिस्सों के नॉर्थ ईस्ट के, और पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करते रहे। तो मेरा सबसे स्वागत है, सबका इस पैनल में स्वागत है। आई होप कि मैं आप लोग की सबकी बात सुन पाऊंगी और हम लोग सब जान पाएंगे आपके काम के बारे में। मैं डॉक्टर संतोष से शुरू करती हूँ। डॉक्टर संतोष, अगर आप हमें बता पाएं थोड़ा सा कि ये जो आप वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारी चीजों की मार हो गई है, कोविड है, फिर आम्फान आया है, फिर पहले के जो एक जिंदगी एक डिजास्टर के तौर पे जो चल रही थी, उसमें क्या स्थिति आप देख रही हैं मेंस्ट्रुएटर्स की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, थोड़ा सा हमें बताएं। नमस्कार साथियों, एंड थैंक यू गूंज इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली सेशन है जो मेंस्ट्रुएशन पे हम बात कर रहे हैं। और एज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, या मैं खुद एक ट्रांस पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे जो लाइफ में ये अहम मुद्दा रहता है। शुरू से ही अपने माओ को देखते आते हैं हम, अपनी बहनों को देखते आते हैं हम अपने आस पड़ोस में, और जब हमारे साथ जब हमारी मतलब हमारे जो खुद अपने लोग जो ट्रांसमैन होते हैं उनको जब देखना पड़ता है, तो देखते हैं कि वो जो वर्ड कहा गया ना, लीव नो वन बिहाइंड, वही वाली हाल हो जाती है कि हम किसी से अछूत नहीं है, किसी से छूटे नहीं है। पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं बोलने के पहले कि रियल मीनिंग ऑफ आइसोलेशन या डिस्क्रिमिनेशन हमें पता है, क्योंकि बोला जा सकता है तो 6 साल या 7 साल की उम्र से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जब से हम अपने लाइफ में चेंजेस लाने लगते हैं, अपने वेशभूषा में, अपने पहनावे में, अपने बोध विचार में, और तब आइसोलेट कर दिया जाता है। तो अभी जो कोविड का जो चल रहा है, तो कुछ मित्रों ने कहा जो हमारे कम्युनिटी के नहीं है कि भाई बहुत बुरा लगता है ये आइसोलेशन में रहना, तो हमने कहा कि भाई ये तो हमें आदत सी पड़ गई है, तो आपको अच्छा लगता है, हम सिखा देते हैं कि कैसे आइसोलेशन में रहा जाता है। और एक मित्र ने कहा थोड़ा सा करके आगे बढ़ना है। मैं सबको बोलूंगी कि अब थोड़ा सा नहीं, अब पूरा सा चाहिए, मतलब हमारे को पूरा स्पेस चाहिए। यदि हम ट्रांसमैन के बारे में बात करें तो देखिए, अभी भी आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए कहीं सेफ स्पेस नहीं है। और गूंज एक ऐसी संस्था है जिसने, जिस तरह महाराष्ट्र की जो हमारी साथी बोल रही थी, हमारी बहन की, उनको सपोर्ट मिला, गूंज ने भी हम लोगों को कम से कम फर्स्ट और सेकेंड राउंड में 200 लोगों तक हम पहुंच पाए हैं गूंज की मदद से, राशनिंग का लेके कलकत्ता में। तो और कुछ बहुत ही मिनिमम 20-25 लोग को बिहार में। तो ऐसे बातें होंगी और तब अच्छा लगा कि चलो कुछ मुद्दा आगे बढ़ रहा है। तो ट्रांसजेंडर्स की जो ट्रांसमैन है, हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए तो कहीं बाथरूम है ही नहीं, बहुत कम, बहुत गिने चुने एक या 2 जगह होंगे तो होंगे, हमने आज तक नहीं देखा है। और बाथरूम ना होने के चलते क्या होता है कि जब हम पब्लिक प्लेस में रहते हैं, जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में या अपने दफ्तरों पे, तो वहां बहुत मुश्किल होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पैड चेंज करना। ये बहुत मुश्किल होती है, और इतना मुश्किल होती है क्योंकि यदि ट्रांस मैन यदि है और वो लड़की में जा रहा है, तो लड़कियां उसको घूम के देखती है कि तो लड़के की तरह दिखता है। और जब वो लड़के में जाती है तो जो आमतौर पे जो मर्द होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा उनका भाषा होता है कि चवन्नी कम है, मतलब 75% तो मर्द है, 25% ही औरत है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये बहुत भयंकर होता है, और इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी एक बेटा है जिसको हम बेटा कहते हैं, वो ट्रांसमैन है, उसको तो चोकोसिस्ट भी हो चुका था इसके कारण से, क्योंकि वो दवा लेता था कि उसके घर में उसके पिता जो थे वो कहते थे जब तू मर्द है तो तुझे मेंस क्यों आती है। तो फिर वो दवा की दुकान पे जाके मेंस की पीरियड को अपने आगे की तरफ करने के लिए, या मेंस बंद करने की दवा स्टार्ट कर दी, और इसके लिए उसके पेट में सिस्ट हो गए।
तो जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन तक करवानी पड़ी और उसके यूट्रस निकालने पड़े। तो आप समझ सकते हो कि कितने मुश्किलों की सामनाओं से हमें गुजरना पड़ता है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, एज अ ट्रांसजेंडर्स हम खुशी हैं कि मतलब वी आर ऑनर्ड कि हम महिलाओं के साथ भी काम करते हैं। और ये रिश्ता जो है, कोलकाता रिश्ता पहला ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के साथ काम किया है। और जब ये मेंस्ट्रुएशन पे बात हो रही थी हमें एक चीज याद आ गया, वो हम बताना जरूर चाहेंगे कि हमारे ही गांव में एक सास है, वो अपनी बहू को कहती है कि कपड़े इतने नहीं हैं और पैड खरीदने का पैसा नहीं है या पैड नहीं खरीदा जाएगा, इसीलिए आप वो जो राख होती है ना, राख जो हम छाई कहते हैं, वो जो गोबर से बनी हुई जो कंडी होती है उसको जला के जो खाना बनता है चूल्हे पे, और जो राख होता है उस राख को चन्नी में छान के, मतलब जो चन्नी होती है ना जिसमें आटा छानते हैं अपन, उसमें छान के और उसको कपड़े में बटोर के रखे जाते हैं और उसको कपड़े में डाल के और मेंस के टाइम पे लेना पड़ता है ताकि वो राख जो है वो सोख कर पाए, और यही सबसे हाइजीनिक है उनका कहना है। तो इसके लिए उनकी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उन औरतों को, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाती है। तो जैसे हम उस भाई को सुन रहे थे, गुजरात वाले अपने भाई को, तो मुझे लगा कि इस तरह की अवेयरनेस बहुत ही जरूरत है कि बहुत सारा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस को किस तरह से एड्रेस करके उसको हाइजीनिक में बदला जाए। देखिए, हम किसी के ऊपर जोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझाना अपना फर्ज बनता है। और एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं तो गूंज से ये मांगूंगी, ये पहली कि मुझे और रिश्ता को थोड़ा सा आप लोग मदद करो टेक्निकली, कि आप किस तरह इन मुद्दाओं को आगे की तरफ ले जाते हो और किस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आप लोग बातें करते हो। क्योंकि अब ये मुद्दा अब हमारा बन गया है, क्योंकि अंशु जी ने जिस तरह कहा कि इट्स नॉट द वुमन इशू, इट्स द ह्यूमन इशू, एंड दैट इज व्हाट वी थिंक, दैट we know the real meaning of discrimination, so we cannot discriminate at this time. So this is the time when we people can come together and we can break the binaries. कि यदि हम ट्रांस पर्सन्स यदि जाके कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का दिमाग में एक चीज है जो ऑलरेडी कि ये तो सिर्फ बधाई कर सकते हैं या सेक्स वर्क कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है वो तोड़ना हमारे साथ हो जाएगा और साथ ही साथ हम उनके अपने बहुत नजदीक आ पाएंगे और एक अपने आप को मेनस्ट्रीमिंग करने की एक ये मे बी इट्स इनिशिएटिव कहा जा सकता है, एक ये प्रोग्रेसिव मैथडोलॉजी या जो भी आप नाम दे दो, ये हो सकता है। तो अभी तक मेरा कहना है। और हमारे मैं एक बात बताऊं कि हमारा एक और बेटा था जिसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था अपने मेंस के टाइम पे, क्योंकि एज अ ट्रांस मैन उसको ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो ये क्या होता है मेरे साथ, हम तो इसको नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया 2 बार। और फिर जब हमें पता लगा तो हम लोगों ने साइको सोशल काउंसलिंग अपने ऑफिस में की, यहाँ तक कि ऑफिस में उसको हम लोगों ने जॉब दिया और ताकि तू अपने कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच और जाके बातें कर। लेकिन वो स्पेसिफिक था और मुद्दाओं पे, बहुत कम था मेंस्ट्रुएशन पे। तो ये एक आप लोगों ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है और एक बहुत बड़ी इशू दे दिया है कोलकाता रिश्ता को, किस तरह से हम इस मेंस्ट्रुएशन की जो लोग कहते हैं कि जिस तरह उस भाई ने कहा कि इसको लोग दवा की दुकान पे ही पैड मिलेगी वरना कहीं नहीं मिलेगी, या काली पन्नी में या पेपर में लपेट के ही मिलेगी। तो इसको ये तोड़ना है कि हमें काली पन्नी में नहीं चाहिए, हमें न्यूज़पेपर में लपेटा रैप नहीं चाहिए, हम दिखा के पैड लेके आ सकते हैं और ये हमारा अधिकार है। तो थैंक यू मीनाक्षी जी एंड अंशु एंड गूंज टीम टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सब कुछ सुन रही थी, मैं और भी सुनूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की भी कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे बेझिझक पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने जिस मानसिक पीड़ा की बात की है वो बहुत अहम है
वो मेंस्ट्रुएटर्स के लिए, महिलाओं के लिए उसकी बात होना बहुत जरूरी है। वो किस मानसिक पीड़ा से हर महीने गुजरते हैं या गुजरती हैं, जो शायद बहुत सारी और चीजों से जुड़ जाता है। सुसाइड की बात की आपने, बहुत सारी डिग्निटी के इश्यूज हो जाते हैं, प्रताड़ना के इश्यूज हो जाते हैं, टॉर्चर हो जाता है लिटरली। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मैं डॉक्टर सिंह से बात करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सिंह की तरफ आना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में वो जो महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, उसमें वो क्या देख रही हैं आज की तारीख में, और उनके काम में कैसे ये चीज निकल के आ रही है, जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए मुद्दे वो क्या देख रही हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, और इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर। हम सब एक एक्सपीरियंस को आपसे सब लोग शेयर करें। और मुझे सच में जो प्रीवियस लोगों ने बोला, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस जैसी लगती हैं। और मेंस्ट्रुएशन वर्ड से ज़्यादा यूपी में, अगर मुझे लगता है कि यूपी या हिंदी बेल्ट में काम करना है और हम लोग अगर माहवारी वर्ड यूज़ करें तो वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि अर्बन और रूरल दोनों भी, जिस भी कम्युनिटी के बीच में हम इस काम को या इस बात को लेके जा रहे हैं, वो लोग जो बिहेवियर चेंज हुआ लोगों का, अभी ये जब सडन लॉकडाउन आया तो हमारे पॉलिसी लेवल पे हर चीज के लिए एक बैकअप प्लान लगातार बन रहा है, बट विमेन और बच्चों से रिलेटेड किसी भी इश्यूज का नहीं बनना। मैं एक स्मॉल सा एग्जांपल दूंगी कि हमने एजुकेशन को बहुत अपना फोकस किया कि आप फर्स्ट के बच्चों की भी आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्लासेस भी लगा रहे हैं, पर हमारे बहुत सारे स्कूल रेजिडेंशियल थे, और उन रेजिडेंशियल स्कूलों में जहां पर कि एडोलेसेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप पैड की सप्लाई कर रहे थे, जिससे कि उनके एक बिहेवियर चेंज भी और साथ में उनके सेशंस और बिहेवियर चेंज भी हुआ। आज की डेट में हमने ऑनलाइन एजुकेशन के तो सारे सिस्टम बनाए, हमने ये कह दिया कि राशन कार्ड नहीं होगा, लोगों को राशन मिलेगा। आई अग्री कि भूख सबसे बड़ी समस्या है, बट ये भूख से कम बड़ी जरूरत नहीं है। ये भी आपके पास, जैसे आपको हर दिन भूख लगती है, वैसे ये भी आपके पास हर महीने, आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि आप चाहेंगे तो स्विच ऑफ कर देंगे और आप चाहेंगे तो स्विच ऑन कर देंगे। तो बेसिकली जो हम कुछ लोग जो इसको मानने लगे हैं कि हाँ ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, हाँ ये हर लड़कियों के ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा रीजन है, महिलाओं के साथ होने वाले हाइजीनिक वायलेंस, जिसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस कहते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और माहवारी को लोगों ने रिप्रोडक्शन से तो जोड़ा, बट टोटल हेल्थ या जो पूरी बाकी चीजें हैं उससे नहीं जोड़ा। इस पूरे दौर में हम लोगों ने भी बहुत जगह पे लोगों के साथ टाई अप किया, और बहुत सारा आपने न्यूज भी देखी होगी कि लोगों ने भोजन पे तो उनका वो है फोकस एरिया है कि वो अपना खाना बांट रहे हैं। जो कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसमें एक पैड भी रख दिया, बट जो पिछले 2 महीने से घर के बाहर ही नहीं निकले, जो डेली वेजर थे, जिनके लिए खाना ही सबसे बड़ी समस्या थी, वो अब, और आपका मार्केट भी बंद है। तो हमने क्या किया, अवेयरनेस ले आ दी, बिहेवियर चेंज कर दिया, हमने अर्बन एरिया में एक्सेस बना दी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, हम उस लोगों तक आउटरीच ही नहीं कर सकते हैं जहाँ के ये लेबर जा रहे हैं। मतलब जो ये न्यूज में दिख रहा है उससे ज्यादा बहुत सारा लेबर है जो बिल्कुल कच्चे रास्तों से चुपचाप जा रहा है। उनकी जो फैमिलीज है वो जो फेस कर रही हैं, वहां तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और इस सब पूरे दौर में, पिछले, देखिए हम सब लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि 15-20 सालों में भी क्या गवर्नमेंट लेवल पे माहवारी को कोई पॉलिसी लेवल इशू बनाया गया? जब कोई चीज पॉलिसी लेवल पे कंसीडर ही नहीं की जाएगी और इसको एक टैबू के रूप में ही देखा जाएगा, तो इस क्राइसिस में उस पे उनका कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। हम अब अगर आप यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ही कहें, प्रवासी मजदूरों को, ये जो माइग्रेंट लेबर करीब आए हैं यहाँ पे 15-16 लाख, उनके हम रोजगार की बात कर रहे हैं, और उस रोजगार में भी हम कहीं पे भी सैनिटरी नैपकिन यूनिट डाली जाएगी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि हम उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे, हम मनरेगा में इसको एक अवेयरनेस एक्टिविटी के रूप में जोड़ेंगे। इस तरीके की कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं है। इनफैक्ट यूपी
ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा फ्यूडल है अन्य स्टेट की कंपैरिजन में, और इस हिंदी बेल्ट की तुलना में देखा जाए तो ये जो 5 बेल्ट हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे बात करना अभी भी बहुत बड़ा सोशल टैबू है। लेकिन तो पॉलिसी लेवल चेंजेस आना तो और भी मुश्किल है। पिछले 20 सालों के हम लोगों के जितने भी अक्रॉस डिस्कशंस डायलॉग हुए हैं, उनमें कहीं पर भी, चाहे एनआरएचएम इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें स्कूलों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसके तहत। अब ये जो कोविड आया, जब लॉकडाउन हो गया, तो अब उन बच्चों तक उसकी पहुंच ही नहीं है। वो कहाँ से उन चीजों का इस्तेमाल करें? गांव में दुकानें बंद हैं, शहर तक जाना आना नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो बेसिकली इस समय तो ये ह्यूमन प्रॉब्लम उतनी ही बड़ा डिजास्टर है जितना एक कोई, अगर जैसे अम्फान आया तो वो 2 महीने 3 महीने का, लेकिन ये डिजास्टर तो टोटल अगले साल भर के लिए हो गया ना। और अब आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक बिहेवियर भी क्रिएट करना है, तो आपकी जो भी नॉर्मल लाइफ आ रही है वो भी बहुत स्लो आएगी। लोग बहुत इजीली इस लाइफ को ऑप्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेफिनेटली गूंज का ये इनिशिएटिव बहुत अप्रिशिएबल है कि वो इस समय में भी एक वेबिनार कर रहा है जिसपे वो इस टॉपिक पे बात कर रहा है जिसको लोग बोलने में, आज भी हमने वायलेंस पे काम करने के दौरान रेप को एक नॉर्मल वर्ड बना लिया, बट हमने माहवारी या मेंस्ट्रुएशन को अभी भी नॉर्मल वर्ड नहीं बनाया, जबकि ये हमारे लाइफ का एकदम ऐसा पार्ट है जिसको आप काट नहीं सकते हैं। हम इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हम इसको एक टैबू की तरह देखते हैं। यूपी में बहुत सारी ऐसी बैड प्रैक्टिसेस है जो अगर बीट के उस माइग्रेंट महिला ने ये अनुभव इस लॉकडाउन के दौरान किया, मथुरा और आपका पूरा वेस्टर्न यूपी में तो अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जब पीरियड्स आता है तो वो मिट्टी में एक ही जगह बैठते हैं, वो 5 दिन उठते ही नहीं है उस जगह से। या आपका जो उनका जो, और जो ट्राइबल, ये जो बंजारा और इस तरीके की कम्युनिटी है जो यहाँ पर भी कई जगहों पे रह रही है परमानेंट तौर पे, वो अपना घाघरा लपेट लपेट के ही करते हैं, खाने का सामान नहीं छूने देते। मैं अर्बन सोसाइटी का बता रही हूँ, लखनऊ जैसे शहर में बिल्कुल जो वेल टू डू रिच फैमिली है, वो आज भी 5 दिन का एक उसको मेंटल पीस नहीं देते, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते कि वो किचन में एंटर नहीं कर सकती। अब वो किचन में एंटर नहीं करेगी तो 11 बजे तक वो भूखी है, जबकि उसको ऑलरेडी इस समय थोड़ा एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत है, पर वो 11 बजे तक भूखी है। और फिर अब वो जो उसको एक फिजिकल स्ट्रेस चल ही रहा था, उसका इमोशनल स्ट्रेस, और जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का जो ह्यूमिलेशन का स्ट्रेस है, और ये एक कांस्टेंट लगातार हो रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि ये कांस्टेंट हो रहा है। हम लोगों को ये डेफिनेटली एक आज के अगले 5 सालों का ये एक बहुत मेजर इशू होगा कि जबकि लोग माहवारी पे खुल के बात करें, बिहेवियर चेंज की बात करें, और हमको नहीं चाहिए पैड की एक हैबिट डालने की, हमें जरूरत नहीं है। हमें उनको जो भी उनके नेचुरल हाइजीन तरीके हैं, हाइजीनिक तरीके, जैसे अब देखिए स्कूलों में क्या किया उन्होंने, लड़कियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी कि आप कैसे इस समय पे अपने आप को नीट क्लीन मेंटेन रखिए, या अगर आपके पास ये पैड नहीं है तो आप किन लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उनको एक ऐसी मार्केट, बाजार की चीज की आदत डाल दी, और जब अब वो नहीं मिल रहा है तो घर में इसके कारण वायलेंस भी हो रहा है। लड़कियों अब घर में 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए में उनकी नीड अनाज है, पैसा आया दारू की दुकान खुल गई, उनकी नीड दारू है, शराब है, पैड तो कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं। तो जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं वो अपने तरीके से इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। शर्म और हया का तो मुद्दा है ही कि चाल नहीं सही होती है, बैठने, अंदर बैठो बाहर ना बैठो, और फिर जो एक अंदर से अपने आप में चिड़चिड़ापन आता है जो हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और कोविड-19 ने तो इसको बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर दी इस प्रॉब्लम को। क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी आपने जो स्टोरी 100 महिलाओं के साथ की, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, उनमें से किसी ने भी, हमने सड़क पे प्रसव की स्टोरी बना दी, बट उस प्रसव के बाद कितना सारा ब्लीडिंग हुआ होगा। वो औरत उसके बाद तुरंत अपने बच्चे को लेकर 3 दिन चल के कैसे झारखंड गई होगी, मुद्दा वो हाईलाइट करने का किसी की निगाह में ही नहीं। तो महिलाओं के इश्यूज और बच्चों के इश्यूज जब है ही नहीं, टॉयलेट और ये सारी प्रॉब्लम्स तो सब लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम लोगों का भी एक्सपीरियंस यही है कि
माहवारी मेंस्ट्रुएशन को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की, पॉलिसी लेवल पे इसको एक मैंडेटरी सर्विस बनाने की, जिसको कि गवर्नमेंट अपने स्ट्रक्चरल विमेन स्टेटस के रिफॉर्म में लाए। ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये एक टोटल ओवरऑल विमेन की डिग्निटी, राइट, इक्वालिटी का इशू है। जब तक हम इसको भूख के कंपेयर में एकदम इक्वल नहीं देंगे कि जैसे हमको भूख लगती है वैसे ही एक औरत के शरीर में या हार्मोनल चेंज होते हैं, या जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसमें जो चेंज होते हैं, इनके लिए हमको इतने बड़े बड़े आपके जितने भी हाईवेज एक्सप्रेस वे खुले, कहीं पे भी ऐसे टॉयलेट्स नहीं है, कहीं डिस्पेंसर्स नहीं लगे हैं, कहीं पे उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हाईवेज पे बहुत सारी हमारी टीम्स भी गई हैं, विलेज लेवल पे भी गई हैं, क्वारंटीन किए गए, वहां पर पैड्स का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि जो सेंटर्स हैं वहां पे नहीं इंतजाम है। तो हम कैसे मान लें कि इसको गवर्नमेंट या लोग जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको एक नीड के रूप में देख रहे हैं। ये कोई हेल्प नहीं है, ये नीड है। जैसे हमारे लिए एजुकेशन नीड है वैसे ये हमारी नीड है। तो मुझे लगता है कि और अभी अगर कोई और डायलॉग हो तो हम लोग बोले, पर ओवरऑल हमारा अनुभव इस दौरान काफी बिटर रहा और लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात से। मैं शायद जो फ्रस्ट्रेशन हम लोग भी महसूस कर रहे हैं सब पूरे देश में काम करते हुए, तो थैंक यू। आप लोगों ने, आपने बहुत सारे मुद्दे छेड़े, और शायद जो ऑडियंस यहाँ पे जुड़ रहा है और ये सारी आवाजें हम बाहर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आई होप कि वो मुद्दों के विषयों में जरूर जुड़े, और हम आने वाले समय में एटलीस्ट मेंस्ट्रुएशन को एक अलग तरीके से, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक अलग तरीके से देखने का काम करें। मैं जल्दी से क्योंकि समय हम लोग समय पे रहने की कोशिश करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंगना जी से, जो प्रोजेक्ट खेल के साथ जुड़ी हुई हैं और यंग गर्ल्स के साथ काम करती हैं, और अलग अलग उत्तर प्रदेश में अलग अलग कम्युनिटीज के साथ में जुड़ी हुई हैं। वो कैसे देख रही हैं इस बार इस पूरी सिचुएशन को, आप प्लीज बताएं अंगना जी। तो द गुड एंड द बैड थिंग अबाउट स्पीकिंग एट द एंड इज कि बाकी लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट शेयर कर दिए जो मुझे अर्पिता भी हैं वेस्ट बंगाल से, तो इनके लिए काफी ध्यान रखा है मैंने। हाँ, तो एक चीज तो मैं पहले प्रॉब्लम एरियाज के बारे में बात करूंगी, देन आई विल शेयर सम ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी फाउंड आउट। तो प्रॉब्लम पॉइंट से तो एक ये है कि बहुत रीसेंट टाइम्स में, लास्ट कुछ सालों में पीरियड्स के बारे में बातें बहुत बढ़ गई है। अ लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग इनटू द सेक्टर, तो बिजनेस माइंडसेट के साथ भी टॉकिंग अबाउट एंड जंपिंग इनटू पीरियड्स इज अ गुड आइडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से। नाउ इसके चक्कर में हजार और लोगों से बातें हो रही है अबाउट पीरियड्स, व्हिच इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप पीरियड्स को जिस ग्रुप के साथ काम करने वाले हो उस ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में समझे बिना अपना काम पूरा करने आते हो, यू नॉट रियली डूइंग एनी सर्विस, यू नॉट डूइंग जस्टिस टू द कॉज। तो ये मेरे हिसाब से एक रीसेंट टाइम्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब रीच आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को या स्कूल्स को कि हमें वर्कशॉप कराना है आपके साथ, तो उनका आंसर हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी करा लिया या उसने ऑलरेडी करा लिया। नाउ द पॉइंट इज कि सिर्फ बायोलॉजी और फ्लो मैनेजमेंट की बातें करके और मिथ बस्टिंग, 3 टॉपिक सबका फेवरेट है हम लोगों का, इन तीनों टॉपिक्स पे बात करके हमें लगता है कि हमने टेक ऑफ कर दिया, 10 स्कूल्स में वर्कशॉप्स खत्म, काम डन। बट जैसे कि स्टार्टिंग में अंशु जी ने भी कहा था कि बहुत सारे एंगल्स है पीरियड्स के, लेकिन हमने इसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक बना दिया। कितने सारे संस्थाएं हैं जो आके सिर्फ बातें करते कि आप पैड यूज कर लो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हम पैड मेकिंग सेंटर्स बनाएंगे। नाउ लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पैनलिस्ट ने भी ये शेयर किया था कि कैसे जहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं थी पैड्स पर, हमने वहां पे जबरदस्ती डिपेंडेंसी क्रिएट करा दिया। हमने समझा दिया पॉपुलेशंस को कि आपको पैड की जरूरत है, आपके एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस खराब है। कुछ प्रैक्टिसेस जरूर खराब है, जैसे संतोष जी ने राख वाली बात कही, तो जब मैंने 2012 में अपना पहला मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप किया था, लखनऊ से लगभग 4 घंटे दूर एक गांव में किया था, तो वहां पे द फर्स्ट 5 लेडीज आई स्पोक टू, उन्होंने राख और लाल मिट्टी का गोला और पन्नी में न्यूज़पेपर्स डाल के
और जो सूखी पत्तियां होती है उनके गोले बना के वो अपने वजाइना में डालती हैं फ्लो मैनेजमेंट के लिए। नाउ ऑब्वियसली ये सारे प्रैक्टिसेस अभी हाइजीनिक नहीं है, वी नीड टू कॉल दैट आउट एंड वी नीड टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्यों चेंज करना चाहिए आपको। बट जहाँ पे सूती कपड़ा, साफ सूती कपड़ा, धूप में सुखाया हुआ सूती कपड़ा यूज हो रहा है एंड जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सो मच बेटर देन पैड्स। हम वहां पे जबरदस्ती में नीड क्रिएट कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे पैड्स नहीं मिल पाना इज एन एडेड प्रॉब्लम। एंड बिल्कुल सही बात कही थी अभी स्मृति जी ने भी कि अगर 1000 रुपए है घर पे तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड्स तो पेट्रियार्कल रहेगा एंड मेंस्ट्रुएशन तो औरतों की भी प्रायोरिटी नहीं है। तो फैमिली स्पेंडिंग में हम मेंस्ट्रुएशन को कैसे प्रायोरिटी बना सकते हैं? तो कीपिंग दिस एंगल इन माइंड, पीरियड्स को पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता के संदर्भ में समझना जरूरी है और इसके हिसाब से टारगेट ग्रुप्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो इस एंगल को भी लाना थोड़ा जरूरी है। तो जैसे प्रोजेक्ट खेल में हम यंग बॉयज के साथ भी काम करते हैं ऑन पीरियड्स और हम इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि पेट्रियार्की है, वी वांट टू डू अवे विद इट, लेकिन चलेगा अभी कुछ साल। तो इसको एक्नॉलेज करते हुए अगर हम यंग बॉय से द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड द एम्पथी वाला एंगल, समानुभूति वाला एंगल जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा हुआ है, इन दोनों पे फोकस करते हुए अगर काम करें, इट माइट बी अ लिटिल इजियर फॉर द फीमेल पॉपुलेशन दैट वी आर वर्किंग विद। एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके साथ हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं, which hasn't been represented in the conversation and I would like to bring that forward, is शेल्टर होम्स की जो गर्ल्स है। तो हमने कुछ शेल्टर होम्स में भी यहाँ पे लखनऊ में काम किया है, कुछ सालों से अभी भी कर रहे हैं। तो वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि बोलचाल की लैंग्वेज में भी हम पैड और पीरियड्स और टॉयलेट और डस्टबिन 4 वर्ड्स बिल्कुल नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक शेल्टर होम की बात करते हैं वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो जब हमने बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो तभी पता चला कि बहुत झगड़े हो रहे। क्यों? क्योंकि ये नई दीदी आई है, ये हमेशा पैड को ठूस देती है पॉट में। अब ये दीदी कहाँ से आई है? ये दीदी गांव से आई। ये दीदी के गांव में टॉयलेट था नहीं, ये लोग खुले में जाते थे। तो जिसने टॉयलेट देखा नहीं उसको अंदाजा नहीं है कि डस्टबिन अलग से क्या है। उसको पॉट में गड्ढा दिखा जिसमें पानी था, उसने डाल दिया। तो अपने समझ के हिसाब से she tried to do what she thought was the right thing to do। लेकिन इतने सारे जो बच्चे आ रहे हैं वहां पे रह रहे, इतने तरह के बच्चे जो हैं एक शेल्टर होम के कॉन्टेक्स्ट में, उन लोगों को हम कैसे ब्रीफ कर रहे हैं अबाउट देयर बॉडीज एंड बेसिक यूज। चलो आप मेंस्ट्रुएशन की डिटेल्स में ना जाओ क्योंकि शर्म की बात है जो भी है, लेकिन अपने शेल्टर होम के टॉयलेट्स के हाइजीन के लिए तो एटलीस्ट यू नीड टू से ना कि ये डस्टबिन है, ये टॉयलेट है, आप यहाँ पे फेंको, यहाँ पे ऐसे यूज करो। तो जैसे पैड्स भी दिया जाता है, बहुत सी लड़कियां पैड भी पहली बार शेल्टर होम में आके देख रही हैं, उनको आदत ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं है। उनको बच्चों में लंगोट की समझ आती है और अपने लिए कपड़ा समझ में आता है। अब वैसे लोगों को आप पैड दे रहे हो तो बिना जो वो स्लिपरी पेपर वाला जो स्लिप होता है ना, उसको निकाले बिना ही वो पैड लगा लेते क्योंकि उनको बोला कि ये यूज करो। तो फिर हर जगह स्टेन लगता रहता है, उनके कपड़े गंदे होते रहते हैं, उल्टा उनको डांट पड़ती है क्योंकि वो सब गंदा कर रही है। बट देन उसको पता ही नहीं ना कि पैड क्या है, तो वो यूज कहाँ से करेंगे। तो ये एक एंगल है। एंड ऑफ कोर्स शेम वाला जो एंगल है, शर्म वाली जो बात है कि जो लोग कपड़ा यूज भी कर सकते हैं अभी जिनके पास पैड नहीं है घर पे, तो जब घर पे सब लोग बंद पड़े हैं एंड पापा भैया जितने भी आदमियों को आप सोच सकते सब वहीं पे हैं, तो वो कैसे अपना कपड़ा धुल के धूप में सुखाएगी। अगर हम रीयूजेबल कॉटन पैड की भी बात कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा शर्म की बात आ जाती है, धूप में कैसे सुखाएगी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें हमारे बच्चों से पता चला। हमारे 2-3 बच्चे बैज होल्डर्स है अपने स्कूल्स में, तो किसी बच्चे का कुछ चोरी हुआ था, तो सारे स्कूल के कैप्टन को बोला था कि इस क्लास के बच्चों का बैग सर्च करो। तो किसी एक लड़की के बैग में दे फाउंड आई थिंक 10 से 12 यूज्ड पैड्स मिले थे, सब बदबूदार, सब में कीड़े रेंग रहे थे, वर्म्स रेंग रहे थे। एंड तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हवा क्रिएट हुआ कि यार कितनी डिस्गस्टिंग है, बात करना छोड़ दो इससे, एंड ये तो पागल है, पूरा सब कुछ हुआ जो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, ओवर रिएक्शन जो होता है कि हाँ ये गंदी है, ये ऐसी है, वो वैसी है। बट दिस गर्ल, शी इज वन ऑफ द डिबेटर्स ऑफ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स ऑफ द स्कूल, तो शी इज डेफिनेटली नॉट समवन हु हैज नो सेंस ऑफ व्हाट टू डू। सो टर्न्स आउट कि डस्टबिन कभी खाली मिला ही नहीं, मतलब कि कोई ना कोई हमेशा वहां पे था। तो जो लड़की पैड यूज करती है, जिसको पता है कि डिस्पोज कैसे करना है, उसके साथ के वर्कशॉप्स में शर्म वाला एंगल कवर ही नहीं हुआ, तो
तो वो डिस्पोजिंग का आइडिया है उसके पास, लेकिन डस्टबिन तक पहुंच ही नहीं सके क्योंकि हमेशा कोई और खड़ा था। तो ये वाले सेल्फ एस्टीम वाले एंगल्स, बॉडी पॉजिटिविटी, ऑक्यूपाइंग स्पेस, तो इस टाइप के एंगल्स को लेके हमने हमारा पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमसे नहीं तो किसी और से मिल जाएगा, बट देन द होल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग योर बॉडी एंड एक्नॉलेजिंग, I think that is extremely powerful. And another problem that I see, especially urban specific problem, ये है कि one extreme is कि शर्म की बात है कि बात ही मत करो पीरियड्स के बारे में, the other extreme is कि पीरियड्स हमारा सुपर पावर है। तो नॉर्मलाइज करने का हम स्कोप ही नहीं छोड़ रहे, या तो इसको बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचा दे रहे कि ये हमारा सुपरमैन है, या तो फिर ये इतना गंदा है कि तुम नाला हो, तुम्हारे बॉडी से गंदा खून निकल रहा है। तो मिडिल ग्राउंड जो है कि ये नॉर्मल है and treated like a normal thing. हम सुसु करते हैं, हम पॉटी करते हैं, हमारे पीरियड्स आते हैं, no, that normalization वाला स्कोप जा रहा है। So this is the problem parts. Something positive that we have done is, तो लॉकडाउन के चक्कर में हमारे जो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ लखनऊ में, तो कांटेक्ट मैक्सिमम बच्चों के साथ छूट गया बिकॉज वी वर्क थ्रू स्कूल्स, एंड स्कूल्स बंद है तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। वी हैव अ ग्रुप ऑफ 27 चिल्ड्रन जिन्होंने हमारे ही प्रोग्राम से ग्रेजुएट करके अब हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हैं एंड अपना पढ़ाई भी करते हैं, तो उन लोगों के साथ वी बीन इन टच। तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद देम कि 28 मई को ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, व्हाट शुड वी डू, लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ इस हिसाब से सोचो। एंड बच्चों का आइडिया था लेट्स यूज टिकटॉक, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के लिए टिकटॉक इज एन एस्केप एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन टिकटॉक। तो टिकटॉक में हम सिर्फ कोई बॉलीवुड वाले या फिर सेक्सिस्ट या भद्दे वाले कंटेंट सिर्फ क्यों बनाए, अगर ऑलरेडी वहां पे पहुंच इतना ज्यादा है, टिकटॉक फॉर गुड इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो वी डिसाइडेड ऑन 4 डिफरेंट थीम्स। स्टार्ट किया हमने बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स के कि पीरियड्स के समय पे क्या फीलिंग होता है, तो जनरली इट वाज इरिटेशन, लाइक टिपिकल पीएमएस वाले वीडियोस आने लगे बच्चों से। उसके बाद वी स्पोक अबाउट मेन इन मेंस्ट्रुएशन, कि हम इमेजिन करें कि कैसे हमारे घर के जो मर्द है या हमारे इमीडिएट सर्कल्स में जो मर्द है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पॉजिटिव पीरियड एक्सपीरियंसेस में। देन वी स्पोक अबाउट हाउ पीरियड्स is not inclusive right now. तो जैसे ट्रांस मेन वाला जो बात संतोष जी ने कहा, ट्रांस मेन आर मेन हु मेंस्ट्रुएट, एंड देन विमेन विद डिसेबिलिटी, उनका कहीं पे बात ही नहीं होता। जब भी हम कोई विजुअल चीज सोचते पीरियड्स को लेके, इट इज ऑलवेज दिस यंग गर्ल, सुंदर सी लड़की, स्मार्ट सी लड़की, कॉलेज गोइंग गर्ल, सारे एडवर्टाइजमेंट्स वैसे ही हैं। लेकिन जो लड़की वो स्मार्ट कॉलेज में उछलती कूदती वाली लड़की नहीं है, समवन हु इज ऑन अ व्हील चेयर, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। सो ऐसे ऐसे हमने सब थीम्स डिसाइड किए बच्चों के साथ मिलके। दे मेड सम ब्यूटिफुल टिकटॉक वीडियोस and we've been sharing that on our social media. I'll definitely share the links with everyone, maybe as a comment here or in the group that we are part of. And the last thing that I would like to add is, apart from the TikTok, we've also done 5 podcasts. तो ये बच्चों का आइडिया था कि अभी सब लोग फोन को लेके ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बैंडविड्थ इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑडियो इंटरव्यूज होने चाहिए, बट इंटरव्यूज ऐसे लोगों के होने चाहिए जो आमतौर पे जिनकी बात हम तक पहुंचती नहीं है। तो वैसे ही वी इंटरव्यूड a man who is a menstrual educator, a woman with disability who started her own startup in Pakistan, period products को लेके, a trans man who talks about how toilets का उनको problem है, there is lack of representation, and बचपन से उसने देखा कि लड़कियों को periods होते हैं, पर वो तो खुद को लड़का मानता है और उसको periods होते हैं। No, these kind of topics that came out, and we've started circulating that through WhatsApp and on Facebook. So these are some of the positive things we've done. Thank you, Angana. I think you've sort of really opened up a lot of issues and also talked about some solutions, which is very interesting because जब हम अब जिनके लिए हम काम करते हैं उनको साथ मिला के काम करते हैं, तो उसका एक अलग असर आता है, उसका एक अलग ओनरशिप पैदा होती है। Thank you for sharing. Let's see if we can play the video. I'm keeping my fingers crossed. Kamla travelled back home in a tractor after the lockdown. The journey took 15 days, during which she got her period. बैठ के पहले कंबर ज्यादा दर्द होती, फिर बाद में उसमें पेट में भी बहुत दर्द होता है, खड्डा है और है के बाद ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी को बोलने के लिए भी नहीं होता। फिर वहाँ पे जहाँ रुक जाएगी वहाँ पे गाड़ी के पीछे जाकर कपड़ा लेते है ना, और जो कपड़ा अपन लिए होता है ना, तो उससे पूरा पैर के पास छाले हो जाते हैं। For millions of menstruators in India and around the world, life has turned into a series of disasters.
लॉकडाउन में हम लोग को भी कपड़ा यूज करना पड़ा, तो मतलब दूसरे घर से जिसे लेके जो बंद थी दुकानें और पैसे की वजह से कुछ मेडिकल खुली भी थी तो पैसे की वजह से इंसान खरीद भी नहीं पाया, तो कैसे क्या करते, पेट पाले के इंसान की क्या खरीदे, पैट ना होने की वजह से कपड़ा यूज करना, फिर कपड़े का हो, फिर कॉटन का हो, ये सारे बताना पड़ता है दूसरे को कि कैसे किए ले रहे हैं। घर में चद्दर था ना हमारा, तो मैंने उस चद्दर को फाड़ के यूज भरा था, तो पतला लगाते थे ना चद्दर को तो भर जाता था, तो मैंने एक दिन मोटा लगा लिया था तो ऊंचा हो गया था ना, मेरा लड़का है छोटा 4 साल का, तो मैं सीधी सोई होंगी ना, तो कह रहा हूँ देखो मम्मी के यहाँ तो मच्छी बैठी है, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा खींच के। हाँ, तो मैंने कपड़ा लगाना छोड़ दिया था, फिर भी लगाती थी तो सोती नहीं थी, बच्चों के पास नीचे सो जाती थी। तो घर में अब्बू रहते, चाचा रहते, अब उनके सामने बाथरूम में भी नहीं कपड़ा लेके जा सकती, वो क्या करती, सलवार के अंदर कपड़ा लेती थी और वो टॉयलेट उधर है ना, वहाँ पे जाती थी, वहाँ कपड़ा यूज मतलब दूसरा कपड़ा चेंज करती थी, तो कभी कभी वही कपड़ा फेंक के आ जाती थी। वो क्या करे, डर के मारे कि मैं हाथ में कैसे इसको लेकर आऊँ। 5 मिनट का तो रास्ता है मैडम जाने के लिए। पूरे लोग मैडम, मोहल्ले के पूरे लोग यूज करते हैं मैडम उसको। 500,000 तो घर है मैडम, ज्यादा ही। हम लोग पेंटी वगैरह यूज करते हैं, तो वो मेरी थी नहीं, मेरे पास में मतलब थी नहीं, उसमें सब बंद हो गया लॉकडाउन में, स्टार्ट हो गई महामारी। फिर मेरा बच्चा है, उसकी जो अंडरवेयर मैंने वो यूज करी। फिर वो कभी ऐसे हो जाते हैं कि महामारी बैठे रहेंगे अपनी जगह पे, वो पैड वो टाइम तक के तो वो चलती है, बाद में फिर वो लीक करने लगती है ना। तो फिर अभी सब बच्चे घर में, आदमी घर में, कभी ऐसा होता है उन लोग खाना खाते रहते हैं या फिर कुछ होता है तो उन लोग ऐसा बोल नहीं सकते ना तुम लोग जाओ बाहर, तो वो जब तक उनको लगता है टाइम, 1 घंटा भर लगो, 1.5 घंटा लगो, वो अपने को वहीं तक दबा के रखना पड़ता है कि अभी उठेंगे तो क्या वहाँ डाक लगता है क्या। अभी पलायन कर रही है, माइग्रेट कर रही है महिलाएं, उनकी सोची हालत कितनी खराब होगी कि ना उनके पास कपड़ा है। ये सबसे बड़ा, सबसे डबल मरना हो जाता है एक औरत के लिए जब उसके पास पैड नहीं होता। यानी वो मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से तो मरती ही मरती है कि ब्लड जा रहा है, उसका गिर रहा है सब कुछ, लेकिन वो 24 घंटे इस बात से इतनी अफेक्टेड होती मेंटली, वो आप सोच भी नहीं, कल्पना कीजिए। इस समय जब कोविड-19 का है तो हम इस इशू पे काम नहीं कर पा रहे, सच बताएं आपको, क्योंकि ना हम जा पा रहे हैं, ना हम निकल पा रहे हैं, ना उन मजदूरों तक हमारी पकड़ है, पहुंच है, कहाँ है। एक शुगर कैन कटर फैमिली थी जो जिनको नांदेड़ जाना था, वो लोग आए थे। हमने देखा कि 2-3 महिलाओं को वहाँ पर पीरियड्स आए थे, तो उनका पूरा कपड़ा ये सारा खराब हो चुका था। और जो महिलाएं थी वो जैसे जमीन में खड्डा किया था और उसमें बैठे थे वो लोग सारी, और पानी नहीं है, खाना भी नहीं, तो पानी का तो मुद्दा ही नहीं होता। तो महामारी को तो एक मानदेव उनके दिमाग में है भी कि वो गंदा है, कोई कपड़ा रख लेना है, किसी तरह ये समय कट जाएगा। जो महिला समझ भी रही थी कि वो सोची कि पैसा है भी तो वो खाने का सामान में लगाए। पैड यूज करना ही ये गलत समझती है, तो ये कपड़ा धूप में भी नहीं सुखाती है महिलाएं, क्योंकि यहाँ पर कहावत ऐसी है कि ये कपड़ा अगर कोई आदमी लोग या पुरुष लोग देखेंगे तो पूरी घर की बर्बादी हो जाएगी। गन्ने के खेत में जाके जहाँ पर कोई नहीं देखता है वो चेंज करते हैं, तो कई बार पत्ते या जो अंदर का पेटीकोट पहना हुआ है वो बांध के काम करना पड़ता है इनको। तो महिलाएं, कुछ महिलाएं जा रही हैं खेतों में, नौकरी तो छूट चुकी है उनके हस्बैंड लोगों का और वो लोग आ गए हैं, है ना, तो किसी न किसी को तो पैर चलाना ही पड़ेगा। जैसे मेरी जो कुछ लोगों महिलाओं से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पहले हमारे कमर में अगर दर्द होता था या पीढ़ू में दर्द होता था तो हम थोड़ा सा लेट से भी उठते थे या काम को टार देते थे, है ना, पर अभी जैसे मेरे मालिक भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, तो सभी की जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है, तो हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए भी काम करना पड़ रहा है हमें। पीरियड शेम हमारे कंट्री में इतना ज्यादा है कि औरतें अगर सफर भी कर रही हैं तो वो बोलती नहीं है उसके बारे में। We saw that there was a shortage of supply also in remote areas. They started using ash, bamboo, leaves, scraps of unhygienic scraps of cloth. Women have started washing their plastic one-time use pads
again, most people, when they're donating also, they do not think that menstrual health and hygiene or menstrual kits is an important enough thing that they should put their money into. तो अंशु ने शुरुआत में जब शुरुआत में जब बात की थी तो उन्होंने एक छोटे से सरप्राइज की बात की थी और ये कहा था कि हम एक लॉन्च करना चाहेंगे आज फुल फॉर्म एक आइडिया, एक थॉट, क्योंकि गूंज कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम पे नहीं बात करता। अंशु हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो कुछ बताना चाहेंगे, जो सरप्राइज वो शेयर करना चाह रहे हैं हमसे। नहीं, ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बस सिंपल सा ये था कि हम लोग अब बहुत सारे लोगों के साथ में काम करना चाह रहे हैं। वी रियली वांट टू वर्क व्हिच वी हैव बीन डूइंग, दैट हाउ डू वी मेक श्योर कि ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है और ये जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है ये हर घर में हर जगह बात हो। मतलब इफ़ यू रिमेम्बर बहुत साल पहले मैंने ये कहा था कि एक डाइनिंग टेबल का भी इशू होना चाहिए, और अभी हम जो पिछले सारे स्पीकर्स को सुन रहे हैं यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम लोग ग्राउंड के प्रैक्टिशनर्स हैं और जो सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में बैठ के पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं बल्कि ऑन ग्राउंड लोगों के साथ में काम कर करके डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स के साथ काम करके आए हैं, तो उनकी जो नॉलेज है वो एब्सोल्युटली अलग है। तो एक अभी हम लोगों ने मास्क में ये एक्सपेरिमेंट किया इस पूरे डिज़ास्टर के दौरान कि क्या गांव-गांव में लोग इसको बना सकते हैं, जहाँ पर हम छोटा सा शुरू में साथ में लोगों के खड़े हों, वो बनाना शुरू करें। तो यदि हर गांव अपने गांव के लिए बनाए, वो कब तक चलेगा वो देखना होगा, क्योंकि अब तो मास्क अगले कुछ समय के लिए हम लोगों की शायद रियलिटीज़ हो गई है लाइफ की। सेम एक्सपेरिमेंट हमने कई जगह किए थे अपने माई पैड को लेके। तो आज कुछ लोगों ने मिलके एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाया है और उसका एक फ़नी सा नाम रखा है। तो मैं बस चाह रहा था कि टीम इसको शेयर कर ले। ऐसा कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, बट एक क्यूट सा वीडियो है और छोटा सा प्रोसेस है कि आपको लिटरली कितना सिंपल है एक पैड बनाना, कि कैसे आपको कपड़ों को काटना है, कैसे मोड़ना है, कौन सा कपड़ा आएगा। बेसिकली सिंपल सा थ्योरी है, बट हाँ हम ये चाहते हैं कि ये घर घर में पहुँचे, और यदि हर घर का इंसान ये कहे कि हाँ मैं 10, 20, 50 पैड बनाकर आसपास किसी को दे सकता हूँ, और कल जब मेरी मेड मुझसे कोई चादर मांगेगी तो मैं उसको समझ पाऊंगा कि वो चादर क्यों मांग रही है, क्योंकि ये हम लोगों ने अपने पास्ट में बहुत सारे रियलिटीज़ और डिस्कशंस में देखा है कि क्योंकि एक लार्जर अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि एक लोकलाइज सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हमारे लिए जब भी हम किसी सैनिटरी पैड की कल्पना करते हैं या इशू की कल्पना करते हैं, तो एग्जैक्टली वो जो टीवी के ऐड आ रहे हैं या जो हम जैसे लोग इस्तेमाल कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वी आर प्रिविलेज, हम सिर्फ उसी चीज़ को सोच पाते हैं। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हम कपड़े पे बहुत सारी बात कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको ऐसा, हमसे लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड और दुनिया भर की बातें किया करते थे, और हम लोगों से कहते थे कि भाई देखिए, यदि हम एक बहुत ही फैंसी ऑफिस में बैठ के सैनिटरी पैड की कल्पना करेंगे तो हम एक अल्ट्रा थिन का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, और यदि हम ग्रास रूट पे जाके बात करेंगे तो हम पहले घास, गोबर, मिट्टी का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे और कहेंगे कि पहले हम उसको एक लेवल पे तो लाएं। दूसरा, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना होने दें। तो जो माई पैड का कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। तो ओवर टू यू टू द टीम कि यदि आप वो वीडियो प्ले करना चाहें छोटा सा, एंड देन आई थिंक इट्स ऑलरेडी 8:08, तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स वी कैन क्लोज इट ऑल्सो।
Thank you. So I think that brings us to the end of the conversation. Thank you so much to everyone for staying back with us. We have slightly overshot the time, but we were trying to contact with and connect with people from all parts of India, and I'm glad. I think apart from Swapanda, we could get to hear everyone. Thank you so much. This session, we will be doing menstruation dialogue next year again, but our conversations, our work on menstrual hygiene with many partner organizations, some of whom are here as well. दिल्ली में, शहरों में, गाँव में हम लोग की लगातार कोशिश है कि हम इसको महिलाओं के विषय से उठा के एक मानवीय मुद्दे तक ले आएं, ताकि उनकी गरिमा, उनकी महिलाओं की डिग्निटी को हम दोबारा से उसको गौरवान्वित कर पाएं, उसको रिस्पेक्ट दे पाएं और समझ पाएं कि मेंस्ट्रुएशन जो है कई सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़ी हुई बात है, तो उसको हम एक महिला के हर महीने की मुश्किल के तौर पे समझ के उसके साथ काम कर सकें, इसी कोशिश के लिए हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन डायलॉग किया। सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरे 2 घंटे 15 मिनट के लगभग समय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये वीडियोस अपने YouTube चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे डालेंगे। हमारी कोशिश है कि ये महिलाओं तक आप कैसे पहुंचाएं, इसमें आप जरूर मदद करें और जहां तक इसको वायरल कर सकें, जैसे और बहुत तरह की चीजें वायरल होती हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो जाने कि वो खुद अपनी हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकती हैं और अपनी नीड को कैसे फुलफिल कर सकती हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। आपके कोई भी सवाल हैं अगर गूंज से, तो आप njpc@goonj.org में जरूर लिखें और या मेल @goonj.org पे जरूर लिखें और हमसे जुड़े रहें। साथ में हम लोग इस विषय पे मेरी उम्मीद है कि कोविड के उस पार इसको अलग तरीके से टैकल करें इस देश में और पूरे विश्व में भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन टच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.